Hmm. The dialogue when Nehru that there is midnight hour when the sleeps, he waking up to life and freedom. Right. The chapters were there. Um, And as well told them. right. Medium, a short term, medium term, and long term. Mm. And then there came the series of events when the distribution of civil administration, then the uh, defense and military system, and one more thing is the finances was to be done in between India and Pakistan. And in the case of finances, I think the cash finances were not. India wasn't willing to give it to Pakistan, so that was a case of that led to the assassination of Gandhi. But because Gandhi ji sat on a fast, hunger fast, that then money should be given to Pakistan. So, do you think that was a good decision? Was that the right move by Mahatma Gandhi, sitting on a hunger strike on the cause that money should be given to Pakistan? What do you think about that? Your opinion? I think it was right because the cash balances were to be equally distributed between the two countries which were divided. So I don't think there was anything wrong, but the pressurizing in the scene that he sat on to fast up to death, that was not so correct. And that led to the assassination of Gandhiji by Godse. Then came the decision which led to the partition of Bengal into West Bengal and East Pakistan, and Punjab into East Punjab, which was taken by India, and West Punjab, which became a part of Pakistan. Right. And it was written how much areas was given to both of the four newly formed states. And then came there was CPI, Communist Party of India, which was of opinion that the Azadi was fake. Right. Freedom was fake. ये आजादी झूठी है हाँ ठीक बात है चलो वेरी नाइसली डन अब आगे चलते हैं कुछ चैलेंजेस भी पता लग गए सपने भी पूरे करने थे हमने अपने देशवासियों के देश के अंदर अनाज का भंडार भी नहीं था भुखमरी फैल सकती थी कभी भी सो नाउ इट वाज आल्सो प्रेडिक्टेड दैट इंडिया इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट इंडिया के बड़े सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी सो नाउ somehow we survived not only survived we thrived ये थोड़ा सा पुराना डाटा हो गया अब इंडिया दुनिया की कितनी नंबर की इकोनॉमी हो गई है फोर्थ लार्जेस्ट हो गई राइट सो वी हैव आल्सो ओवरटेकन नाउ जापान अब हमारे आगे तीन और देश रह गए हुए हैं उनको भी बहुत जल्द करने वाले हैं तो असल में आप देखोगे 10 सालों के बाद दुनिया की जो इकोनॉमीज का साइज है इट विल बी अमेरिका चाइना इंडिया तीन सबसे बड़ी इकोनॉमीज होंगी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है हमेशा आपने याद रखना है कि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज द प्रॉब्लम साइज ऑफ द इकोनॉमी हमारी बहुत बड़ी है लेकिन प्रति व्यक्ति जो इस इकोनॉमी का हिस्सा हमें मिलता है वो बहुत कम है बिकॉज वी आर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमसे ज्यादा आबादी आज किसी की भी देश की नहीं है ठीक बात है सो पर कैपिटा इनकम की प्रॉब्लम है एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने देश में खत्म कर दी हुई है एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है कि जब आपको खाना भी नहीं मिल रहा यू आर नॉट हैविंग एनफ टू ईट $3 पर पर्सन पर डे से कम जब किसी को पैसे मिल रहे होते हैं खर्चा करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी वो हमने खत्म कर लिया पिछले 5-7 सालों के अंदर ठीक बात है जी सो दैट इज आवर परफॉर्मेंस पार्टीशन हो गई पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने डिसाइड किया कि पार्टीशन करनी है बिकॉज उसमें मेजोरिटी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे और अलग देश बनना चाहिए ये डिमांड उठी ही मुस्लिम लीग की थी ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी ये डिमांड नहीं किया किसी भी इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी ये डिमांड नहीं किया कि हमें अलग देश चाहिए और ये पार्टीशन की डिमांड के पीछे थी टू नेशन थ्योरी व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी क्या चीज थी हाँ जी कि सर
दो मेजोरिटीज एक साथ एक नेशन में नहीं रह सकती, तो उनके लिए अलग, मतलब एक नेशन का बंटवारा के दो कंट्रीज में चाहिए एज पर रिलीजन। राइट। हाँ, बट दो मेजोरिटीज, मेजोरिटी तो हमेशा एक ही होती है ना। मेजोरिटी तो वही होगा जो 50% से ज्यादा होगा, और वो तो हिंदू ही थे। सो बेसिकली टू नेशन थ्योरी क्या बोलती है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे। वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, और ये इंटरेस्ट ऐसे हैं जो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब कॉम्युनलिज्म यानी धर्म के नाम पर जब आपको एक कम्युनिटी में बांधा जाता है, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत इस चीज से होती है कि एक धर्म को बताया जाता है कि दूसरा धर्म आपके धर्म से अलग है, स्टेज वन। ठीक बात है। उसके बाद बताया जाता है कि दूसरे धर्म जो है आपके धर्म का नुकसान भी करना चाहता है, या फिर आपके धर्म का फायदा तब होगा अगर दूसरे धर्म का नुकसान होगा। तीसरी स्टेज में बताया जाता है कि आपके धर्म का फायदा करने के लिए अगर आपको दूसरे धर्म को मारना धाड़ना भी पड़े तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी चलेगा। ये बात समझ गए जी? इज इट क्लियर? अब पंजाब और बंगाल में ये टू नेशन थ्योरी बहुत पॉपुलराइज कर दी गई थी, और मुस्लिम लीग को जो आजादी से पहले इमीडिएट इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज बनाने के लिए, उसमें अच्छी खासी सीट्स मिल गई थी। सीट्स मिल गई थी, तो वहां पे मेंबर्स ज्यादा थे उनके, और उन्होंने वोट किया फॉर द पार्टीशन। राइट, कि बंगाल की और पंजाब की पार्टीशन हो जानी चाहिए। फिर एक बंदा था जिसने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था, और उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि तू बैठ के बाउंड्रीज बना। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सेरिल रैडक्लिफ। राइट, सेरिल रैडक्लिफ। सो रैडक्लिफ कमीशन बनाई गई, दो ऐसी कमीशन बनाई गई, वन फॉर पंजाब, वन फॉर बंगाल। दोनों का जो चेयरपर्सन था वो कौन था? दैट वाज सेरिल रैडक्लिफ। और इसने जिसको पता भी कुछ नहीं है, जैसे कि सिखों की डिमांड ये थी कि जो गुरुद्वारे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे, वो ईस्ट पंजाब में होने चाहिए। अब उस बंदे को पता ही कुछ नहीं है, उसको ये काम करने को दे दिया, उसने खुले हुए मैप्स और उसने लकीरें बना दी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। वो भी पता नहीं क्या उसके पीछे, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, भगवान जाता है। इंडियन लीडर्स को कंसल्ट नहीं किया गया। सो ये बाउंड्रीज उसने बना दी। और जब बाउंड्रीज डिसाइड हो गई थी, अंग्रेजों ने वो बताई भी नहीं। सही टाइम पे अगर बता देते तो लोग अपना बोरिया बिस्तरा सही समय पर बांधते और उठ के अपनी अपनी जगह पे चले जाते जहां वो जाना चाहते। राइट, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना भी कह रहा था कि हम एक सेकुलर देश बनाएंगे, इंडिया भी कह रहा था कि हम एक सेकुलर देश बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान देश ही बना था जिसका आधार धर्म था। कहते कि कॉम्युनलिज्म इज अ टाइगर, यू नो हाउ टू राइड, यू नो हाउ टू स्टार्ट राइडिंग, बट यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट। कि सांप्रदायिकता एक ऐसा शेर है जो आपको पता है कि उसके ऊपर बैठ के उसको चलाना कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन उसको रोकना कैसे ये नहीं पता। जब आपने लोगों को इतना बता दिया कि भाई तुम्हारे बीवी बच्चे गरीब हैं बिकॉज हिंदुओं ने सब कुछ ले लिया हुआ है, ये बताया जाएगा। आज की भी पॉलिटिक्स यही है। आज भी इवन इन इंडिया माइनॉरिटीज को ये बार बार बताया जाता है, वो कन्विंस हो या ना हो, सिलेक्टिवली सिर्फ वो फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाई जाती हैं कि आपका नुकसान करने पे तुली हुई है मेजोरिटी कम्युनिटी। ऐसी स्टार्टिंग होगी ना। फैक्ट कौन देखेगा? फैक्ट कोई नहीं देखेगा। और हजारों सालों से जो लैंड थी नॉन मुस्लिम, वहां पर मुस्लिम्स आए और उन्हें एक्सेप्ट किया गया, उनके मस्जिद बने, किसी ने कुछ नहीं कहा, एवरीबडी वॉज लिविंग फाइन। लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम एक सेकुलर देश बनाना चाहेंगे। अब जनता नहीं सुनने वाली है। जनता को तो एक ही चीज पता है कि हमें पाकिस्तान बनाना है, पाक पवित्र। पाक का मतलब समझते हो? पवित्र। मतलब आप पाकिस्तान एक ऐसी धरती बना रहे हो
विच इज एन इस्लामिक कंट्री, और आप बोल रहे हो उसको पवित्र करना है। कैसे पवित्र करना है जी? बताओ, कैसे पवित्र करोगे? Fine. बाय अबाइडिंग मुस्लिम लॉज, एंड मुस्लिम लॉ सेज कि काफिर जो है वो नहीं होने चाहिए। शरिया में हाँ, शरिया की हाँ, शरीयत को आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, काफिरों को खत्म करना पड़ेगा ना। काफिर समझते हो क्या होते हैं? काफिर, जो उनके हाँ, जो सच्चे भगवान को नहीं मानते। सच्चा भगवान कौन है? उनका भगवान। ठीक बात है। कुफ्र, गाना सुना है? नी मैं कुफ्र तो लिया कोई ना है। सुन नहीं सुना? ये तो इंग्लैंड तो है। हाँ हाँ, नी तू झूठ बोलिया कोई ना, नी मैं कुफ्र तो लिया। सुना ये गाना? तो कुफ्र क्या है? कुफ्र इज ब्लास्फेमी, राइट? कि सही टर्म्स में आपने धर्म के खिलाफ कुछ कर दिया। बेअदबी, पंजाबी में। ब्लास्फेमी अंग्रेजी में। कुफ्र करने वाला कौन है? काफिर है। काफिर जो है उसको अलग अलग तरीकों से मनाया जाएगा, जैसे कि जजिया लगाया जाएगा। जजिया पता ना आपको? जजिया लगाया जाएगा कि आपकी इनकम का 60% हिस्सा आपको देना है। आप 100 रुपए कमा के लेकर आ रहे हो, आपके बच्चे भूखे हैं, आपको 60 रुपए सरकार को देने हैं, तो शायद आप सोचोगे क्यों ना धर्म ही चेंज कर लें। सोच लोगे? घर में बच्चे भूखे हैं तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसे सोचते सोचते इंडिया में काफी लोग मुस्लिम हो गए। और फिर कुछ ऐसे भी मुस्लिम रूलर्स आए जो हम सुनते हैं कि रोज पता नहीं इतने मन जनेऊ तोड़ते थे। जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं, तो बेसिकली ब्राह्मणों को अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो बाकी हिंदू भी इजीली हो जाएंगे। यही कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हो रहा था। जब गुरु तेग बहादुर साहब ने स्टेप इन किया उस चीज को लेकर, उन्होंने अपनी शहादत दी, राइट? सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। अब पाकिस्तान क्रिएट करना है। मोहम्मद अली जिन्ना को तो हो गया कैंसर, उसकी हो गई डेथ कुछ सालों के अंदर ही, और फिर पाकिस्तान निकल पड़ा उसी रास्ते जिस रास्ते से उसको बनाया गया था। एंड इंडिया निकल पड़ा उस रास्ते जिस रास्ते से उसने पूरी कोशिश की थी कि पार्टीशन ना हो, और हम कभी हिंदू राष्ट्र बनना चाहते तो हम आजादी के समय पर लिख लेते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये तो लिखा जा सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम हिंदूज बैठे हुए थे। हमने क्या लिखा? हमने लिखे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए लिखे। लिखे क्या नहीं लिखे? पॉलिटी पढ़ ली आप लोगों ने? पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा फंडामेंटल राइट्स बहुत ही डिटेल में लिखे गए हैं, और उसमें माइनॉरिटीज के राइट्स अलग से लिखे गए हैं। समझ गए आप? सो ये आपको विजन दिखाता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान कैसा देश बनाना चाहते थे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया कैसा देश बनाना चाहते थे। वी वांटेड टू एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर माइनॉरिटीज, एंड हमने साथ में ये भी कहा कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उनको रोकेगा कोई नहीं। उनके कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। कौन सी माइनॉरिटी? सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी नहीं, भाषा के आधार भी अगर कोई माइनॉरिटी है उसके भी राइट्स उतने ही प्रोटेक्ट किए जाएंगे। माइनॉरिटी तो होती है कम गिनती। सो इवन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लैंग्वेज के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी अधिकार सुरक्षित किए फंडामेंटल राइट्स बना के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इज दिस क्लियर जी? इज दिस क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, इज दैट क्लियर? यस हम्म। एक गाना था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ, वो आपको सुनने की जरूरत है। एक सुर में हाँ या ना करनी होती है। हाँ, एक बार में एक बोलता है, फिर दो बोलते हैं, फिर उधर वाले दो बोलते हैं। ऐसे लग रहा है कि ऐसे रिवर्ब कर रहा है स्पीकर, इधर से इधर आवाज जा रही है। और फिर उसके बाद इसने बना दिया जी, इसने जो किया, धर्म, ज्योग्राफी, किनाल्स, इसके आधार पर क्या था, मैंने डिसाइड किया था, पता नहीं क्या डिसाइड किया था, हिंदू और सिख बहुत सारे उधर रह गए पाकिस्तान में, उनको फिर उठ उठ के वहां से आना पड़ा, एंड सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, घर बार, सोना, बच्चे, बेटियां, सब कुछ वहीं रह गया।
सिखों ने डिमांड की थी होली श्राइन्स, लेकिन वो नहीं दी गई, एंड दिस लेड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी स्टैब्लिश हो रही थी, भारत सरकार तो अभी बन रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी, अंग्रेजों से कमान ले रही थी, अंग्रेज भाग गए, पीछे अभी सरकार है नहीं, तो बेसिकली सरकार कोई है ही नहीं। दीज रीजन्स ऑफ पार्टीशन, पंजाब और बंगाल जहां पार्टीशन हुआ, ये नो मैन्स लैंड बन गया। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। आपका पड़ोसी अगर दूसरे धर्म से है, उसको मार दोगे, भगा दोगे, तो उसका घर किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। दंगों में असल ये इंटेंशन होती है। आज भी आप देखोगे डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं जहां जहां से लोगों को दंगे करके भगा दिया गया। एक तो होता है दंगे हुए, जहां से भगा दिया गया। अभी भी इंडिया से जाते हैं, बड़ी स्ट्रेंज बातें होती हैं पंजाब के अंदर। इंडियन पंजाब के अंदर क्या होता है, पंजाब से जाते हैं पाकिस्तान की, मैं अपने दादाजी का घर देखने जा रहा हूं। हाँ? दादाजी के घर में कोई और रह रहा है, उसी ने दादाजी को मार के भगाया होगा, वो उससे प्यार से मिल रहे हैं, कह रहे ये तो मेरे ताया जी निकले। ऐसा थोड़ी होता है। फिर टुडे इन कश्मीर, कश्मीरी पंडित्स के घरों के अंदर भी कोई ना कोई रह रहा है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। अपने देश के अंदर ही नहीं रिहैबिलिटेट हो पा रहे, अपने देश के अंदर ही हम नहीं बोल पा रहे कि जाओ जहां से भगाया गया था, तुम्हारी सुरक्षा इंश्योर करेंगे, जाओ वहां पर रह लो। ऐसा नहीं किया जा रहा। दिल्ली के अंदर विधवा कॉलोनी है, पता आपको? विधवा कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ विडोज, जो 84 के दंगों में पति मार दिए गए थे, उन सबकी महिलाएं, उस समय कौन काम करता था? एवरीबडी वॉज हाउसवाइफ। तो उनके लिए एक विधवा कॉलोनी बनाई गई। पहले तो सरकार को यह अकल होना चाहिए, कॉलोनी का नाम कुछ अलग रख दो। यू आर मेकिंग देम लिव इन ट्रॉमा फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। यही बात है ना। दंगा पीड़ित कॉलोनियां बनाई गई, वो तो बात ठीक है बनाई गई, लेकिन जिन लीडर्स ने दंगे किए थे, उनको उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज में ही रखा गया। उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर कोशिश की गई। अभी कुछ लोगों को सजा हुई है, वो एफआईआर दोबारा से रजिस्टर करवाई गई थी, दोबारा से केस रीओपन हुआ था 2014 के अंदर, राइट। और अगर 5 साल बाद ये वाली सरकार भी चली जाती जिसने एफआईआर दोबारा से लिखवाई थी, तो शायद फिर बंद हो जाता। ठीक बात है। Alrighty. Now, all this happened. Trains full of dead bodies, they used to come. Gandhi was in Bengal, और गांधी ने माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जो भी एफर्ट्स किए, उसकी वजह से बंगाल में कम मारधाड़ हुई, लेकिन नुकसान क्या हुआ? वहां पे लोगों ने पार्टीशन में एक दूसरी जगह पे जाना सोचा कि नहीं, जरूरत नहीं है। मारधाड़ कम हो रही थी ना। दे थॉट कि हिंदूज ने सोचा कि बांग्लादेश में रहेंगे ठीक रहेंगे, मुस्लिम ने सोचा कि यहां पे रहेंगे ठीक रहेंगे, तो वेव्स में माइग्रेशन हुई उसके बाद। आज भी जब लेटेस्ट सरकार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, वो इंडिया में शरण लेके बैठी हुई हैं। तो वहां पर एक सरकार आ गई विच इज वेरी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, बड़ी कट्टर सरकार है वो, और प्रो पाकिस्तान सरकार है। तो दोबारा से हिंदुओं को मारना और जलाना स्टार्ट कर दिया गया। अभी दोबारा से हो रहा है। अभी भी बचे हुए हैं वहां पे थोड़े बहुत, उनको भी मारा जा रहा है, राइट। जो पाकिस्तान अब है, वेस्ट पाकिस्तान जो था उस समय, वहां से जो लोग आए वो दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, यहां पर रीसेटल किए गए। जो सिंधीज थे वो गुजरात, महाराष्ट्र, उस इलाके में चले गए। सो आपको पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारी फैमिलीज इन सब एरियाज के अंदर मिलेंगी। दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, ये सारे इलाके, दे आर ऑल फुल ऑफ पीपल जो पाकिस्तान वाले इलाके से आए थे, और यहां पर फिर सरकार ने उनको रीसेटल किया। ठीक बात है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, कि बाद में हमें रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन करनी थी। और सरकार ने, पंजाब सरकार ने, बिकॉज उस समय पंजाब क्या था? पंजाब वाज हरियाणा, हिमाचल एंड पंजाब। पंजाब कब बना था? पंजाब और हरियाणा कब बने थे? डिवीजन कब हुई? चंडीगढ़ का डिस्प्यूट कब पैदा हुआ? पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अभी हो रहे थे ना, चंडीगढ़ को लेके हो रहे थे। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी? रिलेटेड हो रहे थे। सेनेट के रिलेटेड हो रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ का डिस्प्यूट पैदा कैसे हुआ? 1966 1 नवंबर को पंजाब और हरियाणा बने थे। 1 नवंबर
1966 को पंजाब और हरियाणा बने थे। हिमाचल प्रदेश पहले यूटी बना था, बाद में एक स्टेट बना दिया गया 1970s की स्टार्टिंग के अंदर। ठीक बात है जी। उस समय ये डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की कैपिटल होगी, हरियाणा अपनी कोई नई कैपिटल बनाएगा, उसके लिए हरियाणा को पैसे दिए जाएंगे। ये डिसाइड हुआ था। लेकिन इमीडिएटली ये डिसाइड किया गया कि अभी के लिए चंडीगढ़ को एक यूटी बनाते हैं। ठीक बात है। हिमाचल के पास अपनी कैपिटल है, हरियाणा के पास अपनी कैपिटल नहीं है। पंजाब और हरियाणा आज भी कैपिटल को शेयर करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, अब प्रोटेस्ट की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो, अगर पंजाब बहुत अच्छा कर रहा होता तो पंजाब के लोग कहते हैं कि भाई हमें चंडीगढ़ दे दो, है ना। तो पंजाब तो खुद 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 5 लाख हो जाएगा जब तक सरकार के 5 साल पूरे होंगे। 5 लाख करोड़ कर्जा वापस नहीं होता, इट्स आम इम्पॉसिबल। आम आदमी के वाले से कर्जे में भी 3 लाख 3 लाख करोड़ करोड़ हाँ, 2 लाख करोड़ का कर्जा ऐड होगा 5 साल के अंदर, 2 लाख करोड़ का। शायद ही किसी स्टेट के पास इतना कर्जा होगा। वो कह रहे हैं चंडीगढ़ दे दो, हम इसको भी बर्बाद करेंगे। यही यही बात है ना। इज दिस द राइट टाइम टू गेट बैक चंडीगढ़? पंजाब यूनिवर्सिटी हमें दे दो, कह रहे हैं हम चला लेंगे जी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला लो, पंजाबी यूनिवर्सिटी चलाओ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चलाओ, गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चलाओ। ये सारी पंजाब सरकार की यूनिवर्सिटी हैं, कहीं इलेक्शन नहीं होते, पैसे नहीं मिलते। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए वहां पर पैसा नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। एंड पंजाब सरकार एवं कुछ भी बोली जा रही है, कह रही है कि जी चंडीगढ़ दे दो हमें, हम देख लेंगे। क्या देखेंगे? तो अच्छा पता चल रहा है चंडीगढ़, है ना। बहुत सारे बच्चे यहां पे पढ़ने क्यों आते हैं? उसका एक कारण है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आपको ऐसी मेंटेनेंस तो नहीं मिलती कहीं और, नहीं ना मिलती। आप चले जाओ पंजाब के, हरियाणा के किसी भी शहर में, हरियाणा भी थोड़ा आसपास का बेटर है, बाकी का मेरे को नहीं पता। पंजाब के किसी भी शहर में चले जाओ, ऐसे अगर मार्केट हो और लाइंस बनी हो, तो सब अपनी इधर उधर गाड़ियां ठोक जाएंगे कि अब निकालो जिसको निकालनी है, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा। ऐसे ही होता है ना। हम्म। कोर रीजन क्या था किसका? पंजाब हिमाचल और हरियाणा के मतलब उसका डिवीजन का। बिकॉज पंजाब के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, पंजाबी सूबा मूवमेंट, कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हैं वो एक अलग स्टेट होनी चाहिए। असल में उसका रीजन ये था कि जो सिख कम्युनिटी है वो अपना चीफ मिनिस्टर चाहती थी, सिख कम्युनिटी अपनी चीफ मिनिस्टर नहीं बना पा रही थी। तो अगर पंजाबी सूबा हो जाता, असल में वो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं होती, वो रिलीजन के आधार पर भी स्टेट हो जाती। हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल वो हिंदू डोमिनेटेड थे। और अक्सर कम्युनिटीज के अंदर ऐसा विश्वास होता है कि अगर हमारी बिरादरी का, हमारी जात का, हमारे धर्म का व्यक्ति हमारा लीडर होगा तो हमारा भला करेगा। तो वो तो नहीं हुआ। क्या हो गया? नहीं हुआ, है ना। इनफैक्ट श्रोमणी अकाली दल का सबसे बड़ा गुनाह क्या था कि उसने वो जो एक डेरा वाला बाबा था, जो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह की पोशाक पहन के उनको, उनकी इमिटेशन कर रहा था बेसिकली, है ना। जैसे उन्होंने अमृत छकाया था वैसे ही एक्टिंग कर रहा था, और उसके उसके ऊपर सिख भड़क गए थे बुरे तरीके से, और उसको माफी दे दी। उसने मांगी भी नहीं थी, उसने मांगी भी नहीं। तो कुछ हुई होंगी बैक चैनल नेगोशिएशंस। और पंथक पार्टी, सिखों की पार्टी, जिसका काम था पंजाब के इंटरेस्ट के लिए लड़ना, उसने सिखों के इंटरेस्ट के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। राइट। तो मतलब ये बिलीफ था। लेकिन अब हुआ क्या? पंजाब का फायदा हुआ, नुकसान हुआ पंजाबी सूबा मूवमेंट की वजह से। अब जो नदियां डायरेक्टली आ रही थी हिमाचल से, अब हिमाचल कहता है कि नदी के ऊपर मेरा भी तो अधिकार है। हम्म। मैं डैम बना लूं एक आधा, फिर क्या पंजाब मुझे पैसा देगा? फिर आगे हरियाणा कहता है कि अगर आपने कहा था कि मुझे एक अलग कैपिटल बनानी है, तो आपने तो ये भी कहा था कि नदियों का पानी भी डिवाइड होगा, तो मुझे पानी भी दो। पंजाब से इसकी पानी नहीं देंगे, हरियाणा से इस पानी दो। पंजाब से इस कैपिटल छोड़ो, हरियाणा कहता नहीं छोड़ेंगे। ठीक बात है। तो ये बड़े सारे डिस्प्यूट्स, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आपने सर्च करना है पंजाबी सूबा मूवमेंट आईएएस लॉन्च पैड। आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की सारी कहानी, व्हाट यू कॉल दिस, पंजाबी सूबा मूवमेंट की सारी कहानी, ये सारा कुछ पता लग जाएगा। SYL के ऊपर भी अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी आपने लिख लेना, सतलुज यमुना लिंक कनाल लॉन्च पैड, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। ये मैं न्यूज़पेपर क्लासेस में भी बताता रहता हूं कि
ऐसी अलग से वीडियो जो बनी हुई हैं, वो आपकी ये सारी बैकग्राउंड कवरेज करवा देगी। ठीक बात है। इज इज क्लियर जी? सो दिस हैपेंड नाउ, कमिंग बैक, यहाँ पे गवर्नमेंट, फाइनेंसेस, डिफेंस फोर्सेस सब कुछ डिवाइड होना था, और महात्मा गांधी बैठे एक भूख हड़ताल पर कि पाकिस्तान को उसका बनता शेयर मिलना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे अभी उम्मीद थी कि दोनों देश एक साथ आ जाएंगे। बट एक वही बात है ना कि आपका बिलीफ अलग है। आप इस बात को समझो कि आपका जो फाउंडेशनल, आपकी जो नींव है, वो बोलती है कि किसी और के भगवान के आगे सर झुकाना इज अ गुड थिंग। यही बोलती है ना, हमारा धर्म तो यही कहता है। हम सबका, आई एम एज्यूमिंग, हम सबका धर्म यही कहता है ना कि यार इसमें क्या बात हो गई। अगर हमारे घर में कोई बंदा बहुत कट्टर निकल आए और बोले कि ये क्या बात है भाई, तो दूसरे धर्म के उसमें गुरु स्थल में क्यों जाता है, तो उसको चार परिवार के लोग कहेंगे यार क्या घटिया बात सिखा रहा तू बच्चे को, यही कहेंगे ना। दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लाइक इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड वहां पे दे विल से कि यार ये क्या फोटो क्यों लगाई हुई है इन्होंने, मूर्ति क्यों बनाई हुई है, ये तो हराम है, म्यूजिक सुनना भी हराम है, डांस करना भी हराम है। तो उनके फाउंडेशनल बिलीफ्स बहुत ज्यादा थे। अगर पाकिस्तान शायद मोहम्मद अली जिन्ना होते तो किसी तरीके रोक लेते, बट मुश्किल ही था। जिन्ना के बाद और कोई इतना पावरफुल लीडर नहीं आया था नहीं आया, और जितने आए उन्होंने लोगों की सपोर्ट लेने के लिए और अपने आप को बड़ा इस्लामिक लीडर दिखाने की कोशिश की। फिर तख्ता पलट होने शुरू हो गए वहां पे। एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, नॉट इवन ए सिंगल प्राइम मिनिस्टर। एक भी सरकार की टर्म नहीं पूरी हुई है, वो तो लोकतंत्र ही कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। वहां पे मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, फिर मिलिट्री का जो लीडर होता है उसको भी सपोर्ट लेनी है जनता की। लोग कहेंगे कि ये तो गलत किया इसने, हमने चुना था कोई लीडर, उसको अपने 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए। तो वो कहता कि अभी रुको, मैं नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दूंगा अहमदी जो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, अगर वो अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे उनको फांसी पे चढ़ाएंगे जी। राइट, सारे कट्टर मौलवी वो कहते हैं कि वाह, उन्होंने उसके नारे लगा दिए कि ये तो बहुत बढ़िया बंदा है। अहमदी कह रहे हैं कि हम भी मुस्लिम हैं। कादियां, गुरदासपुर के अंदर एक जगह है कादियां, वहां पे उनका हेडक्वार्टर्स है। तो थोड़ा सा उन्होंने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को अलग बना लिया। जैसे शिया का अलग है, सुन्नी मुस्लिम्स का अलग है, अहमदी मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया से स्टार्ट हो गए, फ्रॉम कादियां इन इंडिया। और पार्टीशन हुई तो वो उधर चले गए, बिकॉज पार्टीशन तो करनी पॉसिबल ही नहीं थी सही तरीके से। आप अगर ननकाना साहिब इधर करते ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पंजाब में, तो क्या होता, बहुत सारे और मुस्लिम इधर आ जाते। अगर आप कादियां पाकिस्तान में भेज देते तो और बड़े इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे चले जाते, और हिंदू और सिख उधर रह जाते, बिकॉज बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन रह रही थी। है, लेकिन अब जिन्ना को क्या था, उसको तो देश बनाना था, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना था। उसने ये रियलाइज कर लिया था कि यहाँ पे मेरे आगे नेहरू बैठा हुआ है, पटेल बैठा हुआ है, गांधी बैठा हुआ है, मेरा कहाँ नंबर आने वाला है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और जब राजनीति नहीं चलती है तो अल्टीमेटली धर्म का इस्तेमाल कर लिया जाता है। दैट इज द इजीएस्ट वे, वो सबसे आसान तरीका है। आप धर्म का इस्तेमाल पॉजिटिवली भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि हमारा धर्म सिखाता है राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करें जी, जैसे हमारे भगवान पीर गुरु करके गए थे वैसे हमें भी करना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा अगर तुमने दूसरे धर्म के लोगों को अपने स्टेट में आने दिया तो, ये भी बोल सकते हो। अब जिन्ना ने चूज किया नेगेटिव कम्युनलिज्म, राइट, एंड आफ्टर दैट महात्मा गांधी ने इस उम्मीद पर कि भाई दो भाई लड़े हैं, वो इस प्रकार की बातें भी कहा करते थे कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है, एंड ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और दोबारा से हम एक हो जाएंगे। तो ये जो हरकतें हैं कि पैसे नहीं देने पाकिस्तान के, उनका जो बनता पैसा है वो दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट गिविंग इट, right, because he disagreed on a lot of things with महात्मा गांधी also. So महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए तो देना पड़ा पैसा पाकिस्तान को। उसके बाद हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी भी साइन की। इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। पता आपको ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? हाँ, मतलब कौन से अटैक के बाद हुआ था? पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसमें भारत सरकार ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहा कि अभी तक तो हमने ऐसी धमकी नहीं दी, लेकिन नाउ वी आर पुटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी ऑन अबेंस, मतलब उसको सस्पेंड कर रहे हैं हम। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था, पंजाब की 5 नदियां और इंडस, उनको तीन तीन डिवाइड कर दिया था कि 3 नदियों के ऊपर अधिकार जो है वो इंडिया का होगा, 3 वेस्टर्न नदियों के ऊपर अधिकार जो है उसके पानी को यूज करने का वो पाकिस्तान का होगा। और दोनों
एक दूसरे की नदी पे कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हैं जिसमें पानी को रोका नहीं जाएगा, है। लेकिन टरबाइन घुमाने वाला इक्विपमेंट जो है चलती नदी के ऊपर लगा दो, दैट इज फाइन। लेकिन आप डैम बना के पानी डाइवर्ट कर लो, कैनाल्स बना के, वो नहीं कर सकते आप। तो हमने कहा कि ये बार बार यहां पर गोलियां चलाएंगे और हम इनके साथ साइन की हुई ट्रीटी को रिस्पेक्ट करें, क्यों करें? इट मेक्स नो सेंस। आप ऐसे जब आपका मन करे बंदूक उठा के, मुंह उठा के गोलियां चलाने नहीं ना आ सकते। कभी पार्लियामेंट पे आ जाओ, कभी कहीं आ जाओ, कभी कहीं आ जाओ, कभी पठानकोट में एयरफोर्स के बेस के ऊपर अटैक कर दो। एंड हम कहें जी इंटरनेशनल एक ट्रीटी साइन हुई है, इंडिया इज अ लॉ अबाइडिंग कंट्री, तो हम पानी देते रहेंगे? नहीं देंगे पानी। फिर ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैसेज दिया आफ्टर पहलगाम कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, या तो खून बहना बंद होगा नहीं तो पानी बहना बंद कर देंगे, राइट? बिकॉज सारा का सारा पंजाब ऑफ पाकिस्तान जो डोमिनेटिंग एरिया है, हर जगह पे पंजाबी डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए बलूच, सिंधी, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पठान, ये सब आजादियां मांग रहे हैं। एवरीबडी इज आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस फॉर देयर रीजन इन पाकिस्तान। Pakistan, 98% of their administrators are mostly from Punjab. राइट, इसीलिए तो बंगालियों ने फिर अलग देश ले लिया, राइट? बंगालियों ने कहा कि तुम तो कह रहे थे टू नेशन थ्योरी, हम सब मुस्लिम भाई हैं, लेकिन पंजाबी लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उनको कहा गया कि ऐसा करो कि इलेक्शन जीत लो, फिर इलेक्शन में ज्यादा बंदे आएंगे, तुम अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेना। उन्होंने जीत लिया। शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, तो इन्होंने सारे बंगाली मारने शुरू कर दिए। फिर वो सारे उठ के इंडिया में आ गए 1971 के अंदर। तो इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया से अपील की कि भाई हमारे पास इतने रिफ्यूजी रखने की कहां जगह है, कुछ करो। लेकिन पाकिस्तान तो कोल्ड वॉर में अमेरिका के चरणों में बैठा हुआ था जाके, तो नोबडी वाज डूइंग एनीथिंग। रिफ्यूजीज वर कमिंग एंड कमिंग। हमने वही रिफ्यूजीज ट्रेन किए, वापस भेजे मुक्ति वाहिनीज, और साथ में हमारी गई इंडियन आर्मी। और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर फौजियों का 93,000। हाँ, 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर हुआ, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने सरेंडर किया। वो हमने छोड़ दिए। क्यों क्यों छोड़ दिए जी? वो अगली बार कांग्रेस का कोई लीडर आएगा आपके पास, उससे पूछ लेना क्यों छोड़े, उसको ही पता होगा। पर छोड़ दिए, अमन शांति के लिए छोड़ दिए होंगे, है ना? लेकिन आप अमन शांति एक तरफा थोड़ी कर सकते हो। अब उसके बाद बार बार वॉर्स हारते गए, 48 हार गए, 65 हार गए, 71 हार गए, कारगिल हार गए। फिर इन्होंने नई तरकीब लगाई कि इंडिया से युद्ध में नहीं जीत सकते, लेट अस ब्लीड इंडिया इनटू 100 पीसेस। इनके छोटे छोटे कट मारने शुरू करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं। और आप 100 टेररिस्ट अटैक में से 99 रोक दोगे, एक टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, दे विन। ऐसी है ना? जो मॉड्यूल्स पकड़े जाएंगे उसके बारे में कोई नहीं बताएगा कि कितने टेररिस्ट अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रोक दिए। एक हो जाएगा, दे विल सेलिब्रेट। एंड फॉर सम रीजन 26/11 हुआ, इंडिया ने कुछ किया क्यों नहीं? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कुछ नहीं किया। अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद, सम पीपल वर अगेन सेइंग कि नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये कह रहे थे ना सोशल मीडिया पे, देखा था आपने? मोदी नहीं करवाया, कह रहे पहलगाम। मोदी ने पहले पहलगाम करवाया, तो मोदी 26/11 में करवा गया था, पठानकोट भी करवाया, पार्लियामेंट पे अटैक भी करवाया, IC-814 हमारा एयरलाइन का जहाज जो था वो भी उसने हाईजैक करवाया था। किसने करवाया था वो? तो टेररिस्ट है ही नहीं क्या, है ना? और जब रिस्पॉन्ड करने लगो, ये क्या करते हैं, पाकिस्तान क्या करता है, अटैक करता है, फिर कहता है कि जी न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे अगर इंडिया ने हमें अटैक किया तो इंडिया वाज लाइक कि अब न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल इसको बोलते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आर्म्ड फोर्सेस को कि जैसा आपको ठीक लगे कर लो। तो उन्होंने बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया, इनके सारे पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ा दिए, जहां पर इनके सबसे इंपॉर्टेंट जहाज खरीदे हुए थे, इन्होंने रखे हुए थे। वैसे ही पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, और सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेसेस जब उड़ा दिए गए, देन दे वेंट टू अमेरिका कि हमारी लड़ाई बंद करवाओ। और हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही था कि सिविलियंस को मारना नहीं है, इनोसेंट कोई मरना नहीं चाहिए। लेकिन जो जो बहुत क्लियरली हमें पता है कि जहां पर टेररिस्ट ट्रेन होते हैं वो सारे अड्डे हम उड़ाएंगे, एयर बेसिस को हम उड़ाएंगे। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया, दोबारा चल सकता है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर, वी आर ऑल रेडी, हमारी सारी फोर्सेस अलर्ट पे बैठी हुई हैं। बिकॉज कब तक न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहेंगे? इस बार हमने ये प्रॉक्सी, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल खत्म कर दिया। अब अगली बार नहीं ऐसा करेंगे। नाउ दे नो
कि whenever the next terrorist attack happens, there is going to be some operation again. ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों था? क्योंकि नवविवाहित बीवियों को आगे उनके पतियों को मारा गया था ना, और बोला गया था कि मोदी को बता देना, ये बोल के गए थे टेररिस्ट, राइट? एंड फिर उनकी तस्वीरें आई थी चूड़ा पहन के अपने पति की डेड बॉडी के पास। उसके बाद भी वॉर करना इज टोल्ड टू अस ऑन सोशल मीडिया इज बैड थिंग। अमन वार्ता होनी चाहिए, पीस डायलॉग स्टार्ट करो जी, है ना? दैट इज अ सॉल्यूशन। गॉड नोस व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। अभी धुरंधर मूवी आई है, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, और क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया है कि दो चीजें आपको बताता हूं, हाईलाइट करता हूं। एक पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी, शी सेड कि यार टेररिस्ट के भी तो ह्यूमन राइट्स हैं। आपने इस मूवी में आतंकवादियों को इतने बुरे तरीके से, इतने वॉयलेंट तरीके से मारते हुए क्यों दिखाया? दैट इज व्हाट हर प्रॉब्लम इज, राइट? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एंड सेकंड थिंग इज दैट इट इज एक्सट्रीमली अगेंस्ट पाकिस्तान, तो शुड इट बी एक्सट्रीमली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? ये दो क्रिटिसिज्म है इस मूवी की। सम पीपल आर स्टिल हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस, राइट? क्यों? वो भगवान जानता है, वो समझ में नहीं आती है। उसके पीछे लॉजिक होता तो समझ में आती, कोई डाइजेस्ट होता, राइट? नाउ पठानकोट में अटैक हुआ था, एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर अर्ली मॉर्निंग अटैक हो गया था, और पंजाब पुलिस को वहां पर वेट करना पड़ा था। अगर वहां पर कोई पंजाब पुलिस का जवान मरता तो उसके ह्यूमन राइट्स जरूरी है कि आतंकवादी के ह्यूमन राइट्स? आर दीज टू ह्यूमन राइट्स प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल? ये तो नहीं ना हो सकता। ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं, अजमल का सांप पकड़ा गया था और उसको जिंदा पकड़ने के चक्कर में एक मुंबई पुलिस का कांस्टेबल मर गया था। अगर उसको गोली मार देता तो वो मर जाता। क्यों? ताकि उससे ऑन कैमरा ये पूछा जाए कि कहां से आया, बिकॉज ये मुकर जाते थे, डेड बॉडीज नहीं ना बोलती हैं। और वो पंजाबी बोल रहा है, पाकिस्तानी एक्सेंट में बोल रहा है। अजमल ने हाथ पे वो भगवा का हाँ, बिड़ा डोरी बांधी हुई थी ताकि ऐसा लगे कि कोई हिंदू ही है, क्योंकि बाद में तो डिनाई कर देंगे। और ऐसे बच्चे पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के जो गरीब होते हैं, चोरियां चोरियां कर रहे होते हैं, वारदातें कर रहे होते हैं, जिनका कोई आधार कार्ड, कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, कि ये जाएंगे मर जाएंगे, और हमें तो जो करना है टेरराइज करना है हमें इंडियंस को, कि पब्लिक प्लेसेस पर जाना इनका मुश्किल कर दिया जाए। अभी रेड फोर्ट पे भी हुआ हुआ ना, वो सारे इंडियन डॉक्टर्स थे जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया। देखो, एक साइड इतनी ज्यादा भड़क जा रही है कि उनको ये जायज लग रहा है पढ़े लिखे बच्चों को कि वहां पर इनोसेंट महिलाएं हों, वहां पर बच्चे हों। आप रेड फोर्ट पे कर रहे हो, सामने चांदनी चौक है, वहां पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, वहां पे कौन कौन से धर्म के लोग होंगे, यू डू नॉट केयर, यू डोंट केयर ना। अदर साइड वो सारे बच्चे वो हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वही बच्चे ना सारे, हिंदू सिख बच्चों से पूछो, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में यार इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं कब हुआ था अटैक, कौन सा अटैक हुआ था मेरे को नहीं पता, अच्छा अटैक हो गया, दे आर नॉट इवन वॉचिंग न्यूज। ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इन दिस कंट्री अ मूवी जहां पर आतंकवादियों को मारा जा रहा है, उस मूवी का भी क्रिटिसिज्म हो पा रहा है, राइट? चलिए, महात्मा गांधी हो गए असैसिनेट, और जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई है। सरदार पटेल ने कह दिया कि द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको अपने जीवन देके ये साबित करना पड़ा कि पीस इज इंपॉर्टेंट। ही हैड टू पे द प्राइस विद हिज लाइफ, बिकॉज हम उसकी बात जब वो जिंदा था सुनने को रेडी नहीं थे, हम एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, और अब वो मर गया, अब तो सुन ले। एंड यही हुआ, द होल नेशन वॉज इन शॉक। एज अ रिजल्ट, ये जो कॉम्युनल मर्डर्स थे वो रुक गए, एटलीस्ट एक दूसरे को मारना बंद कर दिया लोगों ने, और इंडिया पीसफुल हो गया, इंडिया में शांति हो गई, राइट? उसके बाद बिकॉज नाथूराम गॉडसे वॉज अ हिंदू, तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी गई, वो थी आरएसएस। आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया गया। आरएसएस ने कहा कि हमारा क्या लेना देना। नाथूराम गॉडसे कहता कि मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ आरएसएस के वर्कर्स थे जिन्होंने मिठाइयां बांटी थी, ऐसा कहा जाता है, राइट? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं निकला। उसके बाद आरएसएस के ऊपर का बैन हटाया गया विद दिस प्रॉमिस दैट वाज टेकन फ्रॉम आरएसएस कि आप
राजनीति नहीं करोगे डायरेक्ट, you will be a cultural and social organization. Now you tell me, in on Punjab social media, RSS and BJP are hated. बात मानते हो आप? किसान मोर्चे में बहुत गाली खाई, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट में बहुत गाली खाई, क्यों? इसका इसका मैं जवाब ढूंढ रहा हूं। मुझे क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पंजाब की इकोनॉमी को रिलेटेड वीडियो डाल देता हूं, तो नीचे मुझे लोग कहते हैं बीजेपी का दलाल हूं। मैं खुद समझ रहा हूं क्यों। मैंने एक बार क्या कहा, मैंने कहा कि पंजाब में डेट टू जीडीपी इंडियन स्टेट्स में सबसे बुरा हो गया है, सो पर कैपिटा जो पंजाबियों के ऊपर कर्जा है वो देश में सबसे ज्यादा है। इस पे तो नहीं गाली पड़नी चाहिए, लेकिन पड़ती है। और मैं रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ गालियां सारी कमेंट सेक्शन में। देन आई सेड वंस, आई सेड हरियाणा का एक शहर गुड़गांव ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करता है पूरे पंजाब से। तो नीचे कमेंट में कहा गया कि ये पंजाब को बदनाम करने के लिए आरएसएस द्वारा पेड व्यक्ति है। मेरा कभी संपर्क ही नहीं हुआ आरएसएस से। और देन आई पोस्टेड अनदर वीडियो एंड देन उनको तो पक्का हो गया कि अरे ये तो है ही बीजेपी का दलाल, आरएसएस का आदमी। और लेकिन क्यों, ये तो पता चले, ये तो समझाओ तो सही कोई। देन हर कुछ भी होता है पंजाब में कह रहे हैं आरएसएस ने किया है, ऐसे ही कह रहे हैं। कारण क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने किया? आरएसएस ने। बीजेपी ने नहीं किया ना। सिख दंगे किसने किए? बीजेपी आरएसएस ने नहीं किए। नहीं ना किए, ये किए तो उससे नफरत करो जिसने किए, है ना। बट ये आप क्या देखते हो, ये एक नया ट्रेंड है। और इनमें से ज्यादातर आईडीज कौन सी होती हैं? दे आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया, है ना। तो जितने भी हिंदू दिखने या हिंदू सुनने वाले लोग हैं, उनके सोशल मीडिया पे जाके उनको इतनी गाली दो कि उनको लगे कि मुझसे सिख लोग नफरत करते हैं, कि मुझे फिजूल में ही गाली देते जा रहे हैं, मैं तो कुछ किया ही नहीं। राइट। एंड कई बार वो लिख जाते हैं कि तेरा सरनेम बताता है कि तू पंजाब के खिलाफ क्यों बोलता है। पंजाब सरकार के खिलाफ बोलना पंजाब के खिलाफ बोलना थोड़ी होता है। क्यों होता है? नहीं ना। अब भारत सरकार को क्वेश्चन ना करें, करेंगे ना कि भाई काम आपने कहा था ये करेंगे तो करो। वो भारत मेरे को क्या एंटी नेशनल क्या कि भारत सरकार जेल में डाल देगी फिर? तो ऐसा थोड़ी होता है। माई एज अ सिटीजन मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? हर उस सरकार को क्वेश्चन करना जो मेरे से वोट मांगने आती है। ये काम है ना। अब उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, गोली बच सकती है या जेल हो सकती है, वो मेरे को देखना है। अगर मेरा मन कर रहा है मैं बोलूंगा, नहीं मन कर रहा तो मैं चुप रहूंगा। कुछ लोग होते हैं चुपचाप जाके अगले इलेक्शन का वेट करते हैं और वोट डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं बोलते ही जाते हैं। ठीक बात है। एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। यही तो डेमोक्रेसी है। अब दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कांग्रेस ने ये उस समय प्रोजेक्ट कर दिया, जाने अनजाने गलती से हो गया कि आरएसएस इज अगेंस्ट दिस कंट्री, अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ दिस कंट्री। Otherwise, you don't find any concrete reason that what is the reason why पंजाब इज हिटिंग। हाँ, मुस्लिम्स करें तो मैं मानता हूं आरएसएस और बीजेपी कई बार लाइन ब्रीच करती है जब वो मुस्लिम्स के बारे में बात कर रही होती है। इंडियन मुस्लिम्स और एनी अदर रिलीजन, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, स्पेशली व्हेन दे आर लॉ अबाइडिंग। जब वो कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, देश के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं और देश के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर तो नहीं होना चाहिए, बट होता है। आप इन चीजों को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना, इनके बारे में विचार करना स्टार्ट करें। मुझे अपनी एजेस बताओगे, एज क्या है आपकी? 18, चलो देन दैट्स द रीजन दैट यू आर वेरी यंग, कि आप इन सब चीजों से शायद दूर हो। संजोत, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है? ग्रेजुएशन की हुई है, देन यू टुक गैप इन बिटवीन। अब क्या कर रहे थे आप बीच में? अच्छा, पंजाब में ही? चलिए जी। सो अब रेफ्यूजीज आ गए हैं इंडिया, उनको जमीनें दी गई, उनको स्किल सिखाया गया। स्किल समझते हो? स्किल ट्रेनिंग क्या होती है? कौशल विकास, कुछ ना कुछ हस्तकला, हाथ की कोई कला सिखाई जाती है। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन बनाना, इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ सिखा देना, टूल्स कैसे चलाने हैं, मशीन्स कैसे चलानी है, ये सब चीजें, दैट इज स्किल ट्रेनिंग। क्या होती है? स्किल ट्रेनिंग।
अब ये सिखाई गई उन शहरों के अंदर जहां फिर सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन गई पंजाब के अंदर, जैसे लुधियाना। लुधियाना में आप देखोगे पंजाब के सबसे अमीर जो लोग हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान। क्रिमिका बनाने वाली जो लेडी है मिसेस बेक्टर, हीरो साइकिल्स, एवन साइकिल्स, हीरो मोटोकॉपी, अब ये सारे कहां से आए थे? ये सारे आए थे पाकिस्तान से। Ponti Chadda was also from हाँ, Pakistan. पौंडीचेरी वाज आल्सो एवरीबडी, राइट। सो ये सारे जो यहाँ पर आए, इवन हरियाणा के सबसे बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियल टाउन्स देखोगे, अंबाला के बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए, यहाँ पर भी रीसेटलमेंट की गई थी। फिर दिल्ली से बहुत बड़े बड़े व्यापारी हुए, वो भी पाकिस्तान से आए हुए थे। अब देखो क्या आपको यहाँ पर फिनोमिना क्या दिखता है कि जिनका सब कुछ लुट गया था, उनको पता था कि भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल के अंदर वो मेहनत घुस गई, एंड दे वर्कड सो हार्ड, एंड उन्होंने पूरे ग्लोबल एम्पायर्स खड़े कर दिए। और उसमें सरकारों का भी बड़ा जबरदस्त रोल है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर इनको स्किल ट्रेनिंग, लैंड, ये सारा कुछ असल में दिया गया। सरकार बहुत सेंसिटिव थी कि ये सब लोग, इनका सब कुछ उजड़ गया, इनकी फैमिलीज खत्म हो गई हुई हैं आधी आधी, बहुत बचे कुचे लोग यहां पर पहुंचे हैं, और इनके जख्म के ऊपर मरहम लगाना पड़ेगा, एंड वी कैन नॉट टेक दिस थिंग लाइटली। एंड इनिशियल पॉलिटिशियंस, वो किसी भी पार्टी के थे, दे वर एक्चुअली हैविंग सम फीलिंग अबाउट द कंट्री और सोसाइटी के लिए कुछ सच में कर रहे थे, राइट। अब तो सबसे जो शहर का सबसे बड़ा बदमाश होता है, वो सबसे बड़ा लीडर होता है, राइट। गुंडे, बदमाश, ऐसे लोग लीडर्स बन गए हुए हैं। उस टाइम पे सच में समाज सेवा और देश की भावना उनके दिल में थी। ठीक बात है जी। बंगाल में मैंने आपको बताया कि एक बार में सारी माइग्रेशन नहीं हुई, वेव्स के अंदर माइग्रेशन हुई और वायलेंस होती रही, आज तक हो रही है, इट हैज कंटिन्यूड। फिर दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर मिले, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, और इन्होंने एक दिल्ली पैक्ट साइन किया। दिल्ली पैक्ट, पैक्ट होता है एग्रीमेंट माइनॉरिटीज के ऊपर, इसमें बड़े सारे अनुच्छेद बनाए गए, बड़ी सारी प्रोविजंस रखी गई, उसका पालन किसी ने नहीं किया। उसमें क्या था कि माइनॉरिटीज को कैसे बचाना है, तो कैबिनेट के अंदर माइनॉरिटी मंत्री रखे जाएंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल के अंदर। देन ये भी एक प्रपोजल था कि जितनी महिलाएं अबडक्ट कर ली गई हैं और पीछे छूट गई हैं जहां जहां भी, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया, बिकॉज वापस उनकी फैमिली खुद की उनको एक्सेप्ट ना करती। ऐसे ही है ना, समाज ऐसे ही, सोसाइटी ऐसी उस टाइम पे तो ऐसी होनी थी, तो जहां पर वो रहेगी उनको वहीं रहना पड़ा। अपने किडनैपर के साथ शादी हो गई, है ना, एंड दैट इज हाउ दे हैड टू लिव देयर लाइफ्स। उस जनरेशन का ट्रॉमा ही है। तो अब दिल्ली पैक्ट ने कुछ नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर कि उनको नहीं करना, और उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। एवरीबडी वांटेड टू शो देमसेल्व्स एज अ बिगर इस्लामिक लीडर, और वो और गंदी हरकतें कर रहा है। पहले उन्होंने क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज खत्म कर दिए, फिर हिंदू सिख मारने स्टार्ट कर दिए, फिर उन्होंने अब शिया मुस्लिम पकड़े हुए हैं, अहमदी मुस्लिम पकड़े हुए हैं, अब सुन्नी जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो वो सबको मार रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्यूजीज वर डिक्लेयर्ड एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया, और रेफ्यूजी जो यहां से छोड़ के चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके ऊपर कब्जे कब्जे हो गए, लेकिन सरकार इस कानून में ये बात कहती है कि आप सरकार की परमिशन से इसकी पोजीशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं आप इसको पोसेस कर सकते। यू कैन नॉट टेक दीज प्रॉपर्टीज। हिंदू महासभा लीडर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हो, यू आर सपोज टू बी बोल्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जो इन सब चीजों से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नेहरू के कैबिनेट से। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उस कैबिनेट में सभी मंत्री रखे गए थे सभी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे जितना मर्जी डिसएग्रीमेंट हो, डजंट मैटर। ठीक बात है जी। देन वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज थे, इन सब इलाकों में, दिल्ली में सेटल कर दिए गए, पंजाब में किए गए, हरियाणा हिमाचल में किए गए, कुछ रिफ्यूजीज उठा के अंडमान निकोबार भी भेज दिए गए, राइट। तो जहां जगह मिल रही है वहां रहना पड़ेगा, और कुछ आप कर नहीं सकते थे। ईस्ट पाकिस्तान के वो रिफ्यूजीज थे। सो दैट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ पार्टीशन। ठीक बात है जी। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट, कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि कम्युनिस्ट लोग, उनकी इकोनॉमिक विचारधारा है, वो हर चीज
इसी चश्मे से देखते हैं, इसी नजरिए से देखते हैं दैट देयर आर कैपिटलिस्ट्स, दोज हु आर हैविंग मनी, पूंजीपति लोग, एंड देयर आर एवरीबडी एल्स, उनके द्वारा सताए गए दबे कुचले लोग, किसान मजदूर वगैरह। ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि ये आजादी झूठी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई और उनको कम्युनिस्ट ने बताया कि अंग्रेजों के और अमेरिकन के, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिज्म की विचारधारा एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिस्ट था एक, उसने कहा था कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रनिंग द इकोनॉमी, बेस्ट ऑप्शन टू रन द इकोनॉमी। और वो क्यों? उसने कहा कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, इकोनॉमी में यही पढ़ाया जाता ना, दैट द रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। और इकोनॉमी का बेसिक अर्थ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम अच्छे तरीके से कैसे फायदा उठाया जाए कि मैक्सिमम नतीजे निकले। तो वो कैसे होगा, इस चीज के ऊपर अलग अलग विचार आए। पहले एक राजा हुआ करता था जो सब चीजें डिसाइड करता था कि कौन क्या बनाएगा और कहां बनेगा और कितना बिकेगा, किस दाम पे बिकेगा। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी और कुछ लैंडलॉर्ड्स थे। तो एक राजा हो गया, समाज में पावरफुल व्यक्ति एक हो गए लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर करते थे और ज्यादातर लोग उनकी मजदूरी करते थे। और ये चीज कितने में बेची जाएगी, कौन बता रहा है? डिमांड सप्लाई नहीं बता रही, बता रहा है राजा। ठीक बात है। अब ये मॉडल नहीं होना चाहिए और असल में होना क्या चाहिए? एडम स्मिथ ने कहा कि असल में होना चाहिए कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, डिमांड होगी तो सप्लाई आ जाएगी। ना आप डिमांड जबरदस्ती क्रिएट करो, ना आप सप्लाई क्रिएट कितनी करनी है, कब करनी है, किस दाम पर करनी है और किसके लिए करनी है, आप ये डिसाइड करोगे। ऐसे ही होता ना, आज ऐसे ही चल रहा है। आप देखोगे कि यार इस मार्केट में तो चाय बहुत पीते हैं, तो आप देखो कितने रेस्टोरेंट्स खुले हैं, किसी ने, सरकार ने तो नहीं कहा। अगर सरकार कहे कि मैं बताऊंगी कहां रेस्टोरेंट खुलेगा, ऐसे ही हुआ। सरकार कहेगी टेंडर लगेगा जी, मद्रास कॉफी हाउस कहां खोलना है, हर मार्केट को एक टेंडर मिलेगा तो लाइनें लगा के खड़े होंगे क्योंकि इतने रेस्टोरेंट्स चाहिए। और सरकार कितने बना रही है? एक। वहां पर्चियां कटेंगी, आप पर्ची लेके बैठे रहो, धक्के खाते रहो, अच्छा मिलेगा नहीं तो किसको शिकायत करोगे? ये नहीं ना कह सकते कि भाई अच्छा नहीं देगा तो उधर चले जाएंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे आपने नहीं छोड़ा। सप्लाई कौन बता रहा है? एक रेस्टोरेंट होगा, सरकार बता रही है। डिमांड कितनी है, सरकार को समझ में नहीं आ रही। तो सरकार का काम ही नहीं है समझने का, ये तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का काम है। जिस चीज की डिमांड होगी सप्लाई आ जाएगी अपने आप। जैसे पहले सरकारी बसें होती थी सारी, है ना, और बस में सीट नहीं मिलती थी, लोग छतों पे चढ़ के बैठे हुए हैं, पीछे लमके हुए हैं, और टूटी हुई बसें हैं, कब किस बस में आग लग जाएगी पता नहीं है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बस चलाना अलाउ कर दिया, तो सवारियों के अनुसार जितनी बसेस चाहिए आ गई ना। कुछ लोगों ने कहा कि यार बस में कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो किसी प्राइवेट सेक्टर बस कंपनी ने सोचा कि बढ़िया बस लेके आते हैं, एसी वाली वॉल्वो आ गई। किसी ने कहा कि यार बोर हो जाते हैं 3 घंटे के सफर में, वो कहते हैं कि पिक्चर दिखाएंगे दो, हाँ, यूट्यूब लगा देंगे, गाने चलाएंगे। सरकार थोड़ी करती है ऐसा। सरकार कहती बैठना बैठो, नहीं तो अपने आप आओ, ऊंट पे बैठ के आओ, चाहे टांगे पे बैठ के आओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये एडम स्मिथ ने कहा था कि जी छोड़ दो, खुला छोड़ दो, इकोनॉमी को अपने आप चलने दो, जो रिसोर्सेज हैं उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने आप हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको नौकरियां नहीं मिलनी थी, प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे चाय के आउटलेट खुल गए, कोई चाय बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई दे के आ रहा है, कोई टेबल पे कपड़ा मार रहा है, नौकरियां मिल गई कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स का हो गया यूटिलाइजेशन। नौकरियां कौन देगा? वो प्राइवेट सेक्टर देगा, सरकार कभी नहीं देगी। सरकारी नौकरी तो 10% भी नहीं है देश के अंदर, और 90% नौकरियां जिसने देनी है बिजनेस करने वाले लोग, उनके लिए सरकार अच्छा एनवायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रही। ये बात समझ गए? कैपिटलिज्म क्या बोलता है? जिसके पास कैपिटल है वो कैपिटल लगाए। कौन सा कैपिटल? मनी इज वन फॉर्म ऑफ कैपिटल। दिमाग लगाना भी कैपिटल ही है, ह्यूमन भी तो कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल। समझ गए आप? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। पहले क्या था कि आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अब ऐसा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। चाय की ठेली लग सकती है, चाय सुट्टा बार, एमबीए चाय वाला, चाय चूरी,
है ना, देसी चाय व्हाटएवर। अब चाय बनाने से स्टार्ट किया ना, चाय समोसा तो बना सकता है कोई बंदा। अब वो बनाए इतना अच्छा कि उसका एम्पायर खड़ा हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। सच बात है। अब आप बोलो मेरे को, अभी भी कोई बंदा अगर बोले कि भाई पैसे लगते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। गाड़ी किराए पे मिल जाती है, सवारी भी किराए पे मिल जाती है, और उसको छोड़ के आने के पैसे आपको लगाने होते हैं। तेल का खर्चा निकाल के, खाने का खर्चा निकाल के आपको प्रॉफिट है ना। चलाओ गाड़ी और अपनी गाड़ी डाल लो, फिर दो और गाड़ियां डाल लो, किराए पे देनी स्टार्ट कर दो, बड़ा सारा काम है। सो ये क्या है, ये तो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये तो स्किल है। आप बोलो जी मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं ना, मैं नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसे जोड़ूंगा, इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करूंगा कि बहुत ठोक के पैसा मांगूंगा अपने बॉस से। लैपटॉप ले लूंगा, अपने घर पे बैठूंगा, 10 क्लाइंट रख लूंगा, सब अपनी रॉ वीडियोस मेरे को भेजते जाओ, मैं वीडियो बना बना के भेजता जाऊंगा और पैसा आता जाएगा। अब मैं अपना बिजनेसमैन बन गया। नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई एम नॉट आस्किंग फॉर जॉब्स, आई कैन गिव जॉब्स। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। ये होता है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने कैपिटल लगाया और आपने 10 लोगों को जॉब्स दे दी, जॉब्स दे दी। अब पता नहीं आप अच्छे बंदे हो गए, घटिया आदमी हो। घटिया आदमी हो तो आप बुला रहे हो उनको 9 बजे सुबह, और 6 बजे उनके छुट्टी का टाइम होता है, पौने 6 बजे कहते हो कि ये काम करके जाना, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। वो बंदा कह रहा है क्या घटिया आदमी है ये, मेरे घर में मजबूरी है तो करना पड़ेगा। तो 9 से 9 काम करवा रहे हो आप, संडे को भी आना पड़ेगा, छुट्टी कोई नहीं मिलेगी, 30 के 30 दिन आना है, काम करना है, करो, नहीं तो जाओ, मैं नहीं दे रहा। अब स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब ये कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल असल में लागू होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज द डोमिनेंट प्रोफेशन। जब इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पहली बार फैक्ट्रियां बननी स्टार्ट हुई, पहली बार लोगों ने कैपिटल लगाया, लोगों को जॉब्स पे रखा और बिजनेस स्टार्ट कर लिए। कोई लेबर लॉस नहीं थे, वो सरकार को थोड़ी पता कि क्या होने वाला है। जैसे आज एआई आया तो एआई को लेकर कोई लॉस नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज आई, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कोई लॉस नहीं है। आज मैंने पंजाब पीसीएस लॉन्च पैड चैनल के ऊपर एक आंसर भी डिस्कस किया है। पंजाब पीसीएस लॉन्च पैड पंजाब पीसीएस का चैनल है, हरियाणा एचसीएस लॉन्च पैड हरियाणा एचसीएस का चैनल है, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल का भी एक चैनल है। तो आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो वीडियो एक अपॉर्चुनिटी थी। टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं इन चारों चीजों के, आपके ग्रुप्स में आए भी होंगे, आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट, राइट। फिर एक दिन अनजान बन के बैठे रहोगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं सर, ये पूछोगे ना। एवरीथिंग इज बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट क्लासेस, इट इज फॉर यू टू लर्न। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कोई सिखा भी नहीं सकता ना, फिर तो मेरे को घर ले जाना पड़ेगा आपको, अपने साथ साथ में बिठाना पड़ेगा, जैसे मैं बैठ जाऊं साथ में बैठ जाऊं और आंसर लिखो, ऐसा करना पड़ेगा फिर। अब सारी क्लासेस लग रही हैं, आपको देखनी है, ये बात समझ रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसीज नई नई आई है, आज कोई कानून नहीं है वहां पर। फैक्ट्री नई नई आई थी, इंडस्ट्री ही नई नई आई थी, तो कोई कानून नहीं था, तो इसलिए एक्सप्लॉयटेशन होगी लेबर की स्टार्ट। तो इसका सोल्यूशन कार्ल मार्क्स ने क्या दिया, क्या दिया जी। वो कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कैपिटलिज्म ही घटिया है, तो क्या होना चाहिए। वो कह रहा है समाजवाद, सोशलिज्म। वो क्या होता है, जिसमें सारी चीजें, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सब चीजें जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि पैसा, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें, लैंड, ये सारी चीजें विल बी ओन्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी कैसे ओन कर सकती है, जो सबका है वो सरकारी हो सकता ना। तो इसलिए उसने क्या कहा, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, तो बना दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ली गई। पहली कैपिटलिस्ट कंट्री थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने बिल्कुल अथाह कैपिटलिज्म चुन लिया कि सब कुछ प्राइवेट होगा, सरकार का कुछ होगा ही नहीं। यूएसएसआर बनी सबसे पहली सोशलिस्ट कंट्री, और उसने क्या डिसाइड कर लिया कि सब कुछ सरकारी होगा, प्राइवेट कुछ होगा ही नहीं। तो आपकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, आपके खेत हमने ले लिए, आपकी फैक्ट्री हमारी हो गई, आपका घर हमारा हो गया, ठीक बात है। सबको एक समान मिलेगा, सबको एक खेत मिलेगा, इक्वल इलाके का होगा, उसमें आपने खेती बाड़ी करनी है। अब एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा मेहनत, तो सरकार करिए, लेकिन हमको तो समानता मेंटेन करनी है। बिकॉज कैपिटलिज्म में क्या होता है, बॉस जो है बड़ा अमीर हो जाता है, और जो मजदूर है वो बेचारे, उनको खाना नहीं मिल रहा।
तो हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है, बिकॉज कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी का सिंबल है। हम इक्वालिटी का सिंबल बनेंगे तो जो चाहे मेहनत करे और जो मेहनत ना करे उन सबको हम एक जितनी ही फसल देंगे खाने के लिए। खाना खाओ। बच्चा पढ़ाना है आपने अपना, सरकारी स्कूल बना दिए, वहां पढ़ने जाओ। ठीक बात है। अगले साल जो मेहनत कर रहा था वो कहेगा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसे ही कहेगा ना, यही कहेगा। सरकारी ऑफिस में ये होता ना, आप सरकारी बैंक में चले जाओ, सो एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बाकी सारा स्टाफ बैठा हुआ है कि छोड़ सैलरी तो आ ही जानी है, तो वो बंदा कब तक मेहनत करेगा? 6 महीने 6 साल के बाद कभी ना कभी कहेगा कि यार छोड़, क्यों, मैं क्यों लगाऊं। ऐसे ही होता है, इसलिए सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि सबको एक समान सैलरी मिल ही जानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में कुछ समझ में आया? तो आपको किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें मिलेंगी, देखो फ्री फ्री यूपीएससी कोचिंग होती है, चंडीगढ़ के अंदर होती है, सरकार करवाती है, करता कोई नहीं। क्यों? सरकार करवाती है। सरकार से होता ही नहीं। सरकार ने आज तक कुछ भी अच्छे से नहीं चलाया, स्कूल, कॉलेज। अब आपको फ्री यूपीएससी कोचिंग करवाएंगे, वहां पर टीचर ही नहीं आया, टीचर हफ्ते के बाद चला गया, वगैरह मैं नहीं करूंगा। हाँ, तो व्हाट विल यू डू? तो एंड सरकार को भी पता है कि गरीब बच्चा आया हुआ है, हु केयर्स, छोड़ो गोली मारो। हमने तो फोटो लगवानी थी स्टार्टिंग में, फोटो ऐसे करके खिंचवा ली कि हम तो गरीब बच्चों को मुफ्त यूपीएससी कोचिंग कर रहे हैं, हमारा हो गया काम, अखबारों में छप गए हैं। नाउ टू हेल विद दोस किड्स, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं डालेंगे वोट, 5-6 बच्चे और उनके परिवार नहीं डालेंगे, और क्या हो जाएगा? राइट? सो दिस इज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म ही कम्युनिज्म है, जिसमें आपकी मजदूरी के ऊपर भी सरकार का अधिकार है, आप मजदूरी भी नहीं कर सकते मुफ्त में। राइट? मजदूर की मजदूरी के ऊपर भी समाज का अधिकार है। समाज मतलब सरकार, सरकार मतलब डिक्टेटरशिप, जैसा सोवियत रूस में हुआ, जैसा चाइना के अंदर। इज इस फाइन जी? आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बोलो। हाँ जी, यस और नो? यस। अब ये कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट कह रहे हैं ये आजादी झूठी है। क्यों? एंग्लो अमेरिकन कौन सी फोर्सेस, कौन सी? कैपिटलिस्ट फोर्सेस एंड फ्यूडल फोर्सेस। फ्यूडल लॉर्ड मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो। राइट? मैंने कर दिया, आपने नहीं सुना तो ऐसी है ना। अभी तो 100 बातें मैं बोलूंगा, आपको 50-60 याद होंगी। जिस कंसंट्रेशन के लेवल से आप बैठे हुए हो मुझे पता है, मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी जुबान ने बोलने का काम लिया हुआ है, तो मैंने अपना धर्म जो है वो पूरा किया। सुनना आपके कानों का काम है, आप नहीं करोगे तो उसके लिए यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। ठीक बात है? इस बात का एग्रीमेंट है कि नहीं है? ये तो बात सही है। तो मैंने कैपिटलिज्म आपको समझा दिया पूरा, किताब में पढ़ोगे एंग्लो अमेरिकन कैपिटलिस्ट फोर्सेस, कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्यूडल फोर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री में पीछे जाके समझना पड़ता, और हमने समझ लिया। इज दिस क्लियर? यस और नो? ऑल ऑफ यू, आया नहीं? इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब अगला किस्सा क्या, अगली अगली कहानी क्या? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कल मैंने 3-4 प्रिंसली स्टेट्स के नाम बताए थे, एक एक करके आपने बताने इधर से। भोपाल, जूनागढ़, जूनागढ़, कश्मीर, कश्मीर, पटियाला। ठीक बात है। आपको पता पटियाला के साथ ईस्ट पंजाब की, जो इंडियन पंजाब है उसको ईस्ट पंजाब बोलते थे, पाकिस्तान वाले को वेस्ट पंजाब बोलते थे। तो ईस्ट पंजाब की बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स मिला दी गई थी और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वो कौन सी थी? व्हाट वाज नेम ऑफ दैट? बताओ जी, बताओ। हाँ, पीआरटीसी की फुल फॉर्म पता है? पीआरटीसी की, हाँ जी। रिपीट करना मुश्किल। अच्छा अच्छा, कहीं और चले गए थे। नहीं, समझ में आ गए। पटियाला एक प्रिंसली स्टेट थी। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी ईस्ट पंजाब में। इन सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम क्या था? पेप्सू। पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बसों के ऊपर लिखा होता है। हाँ, कहो हमने तो कभी देखा नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, देखी तो रहे नहीं है। आसपास हजारों सवाल और जवाब घूम रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे ये आपके पंजाब के एग्जाम्स का क्वेश्चन बनेगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन।
ईस्ट पंजाब की बहुत सारी छोटी स्टेट्स एंड बड़ी स्टेट पटियाला, इन सबको मिला दिया गया और पेप्सू बना दिया गया। कुछ समय के लिए पेप्सू एज अ स्टेट काम कर रही थी। ठीक बात है। उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होगा, आप देखोगे नक्शा कैसे चेंज हुआ इंडिया का टाइम टू टाइम। और फिर हमने पंजाब को पंजाब बना दिया जिसमें हरियाणा और हिमाचल भी शामिल थे। ठीक बात है। अब पर्ची कटवा के जाना पड़ रहा है, पंजाब की गाड़ियों को हिमाचल, हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब। एंटर करते हुए पर्ची देते हो ना। हिमाचल गए हो अभी? यस सर। हाँ गए हो? यस सर। नहीं? मेरा सर घर हिमाचल में ही है। हिमाचल में ही है? आप हिमाचल से हो? यस सर। कहाँ से? मैं सर ऊना से। ऊना से हो? अच्छा अच्छा। बट वैसे कांगड़ा में भी है, दोनों जगह है। कांगड़ा में कहाँ पे? सर कांगड़ा पे नदौन वाली साइड है। ठीक है जी। मेरा भी एक घर है प्रागपुर, लेटी और प्रागपुर। और मेरा पंजाब में भी घर है जो लुधियाना में है। आप कभी नहीं गए हिमाचल? क्यों? फिर कहाँ जाते हो? घूमने के लिए। हाँ। घूमने के पंजाब से बाहर कहाँ गए हो? लिए। कहाँ? यस। यूएस। हम्म। भव्या गया कहीं हिमाचल में? हर महीने चला होता है। हिमाचल भी गोवा गया था। ओ यार। अच्छा। अब तो बरसातों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक बात है। जाते हैं लेकिन बहुत लोग जाते हैं, पता नहीं कैसे हमारे चले जाते स्पेशली हैं। बरसात में जाते हैं साथ। हाँ। वो निचले वाले इलाकों में तो चलो चले जाते हो। ऊपर जहां से पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं चिंतपूर्णी के बाद, वहां तो फिर गिरती हैं। पंजाब बॉर्डर एरियाज ओके। हाँ बॉर्डर एरिया। लेकिन अभी ऊना से पहले भी तो वो गिर गई हुई है सड़क एक, जहां से एम्बुलेंस गिर गई थी। एक एम्बुलेंस जा रही थी हिमाचल से, आई थिंक डीएमसी लुधियाना या पीजीआई कहीं जा रही थी, वो गिर गई थी बिकॉज सड़क, आधी सड़क धंस गई हुई थी। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालयन स्टेट्स। वो भी आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे 100%। और हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट का, एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन। जो भी उस साल अगर बहुत फ्लड्स आए होते हैं, फ्लड्स पे क्वेश्चन, लैंडस्लाइड्स आई होती हैं, लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन। आप इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर समझ गए हो? अब पढ़ना स्टार्ट कर लेना, नहीं तो बहुत टफ होने वाला है आपका पेपर। चाहे 5 साल के बाद है ना, कोई बंदा बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और देश में ऐसे 1000 बच्चे तो हैं, 1000 तो होंगे ना, 140 करोड़ है हम। हजारों क्या लाखों बच्चे होंगे जो बचपन से लगे हुए हैं, बिकॉज पेरेंट्स का सपना ही एक है कि दादाजी अफसर थे, मामा जी अफसर थे, तू लग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सारे फैमिलीज में बच्चे न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं। दे आर वेरी अवेयर एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको कभी करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग नहीं मिली। ठीक बात है जी। ऑलराइट, हाँ जी। न्यूज़पेपर सजेशन दे दो, मतलब इंडियन एक्सप्रेस। हाँ। मैंने सर लॉन्च पैड पर ही वीडियो देखी थी, तो इंटरनेशनल न्यूज के लिए उन्होंने द हिंदू रेकमेंड करा। पहले हम द हिंदू रेकमेंड करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने में इंडियन एक्सप्रेस ने यूपीएससी रिलेटेड बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। यूपीएससी की, यूपीएससी एसेंशियल्स, उनकी वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे ना, यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड कोई भी अखबार काम नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी अभी स्टार्ट किया, पहले इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा था। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन होता क्या है कि फिर आपको अलग से, ये देखो ऊपर जाके यूपीएससी एसेंशियल्स आता है। यूपीएससी एसेंशियल्स, ये यूपीएससी के रोज के करंट अफेयर्स क्विज के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। आप तो नहीं खोलते होगे सिलेबस के कौन से टॉपिक के लिए कौन सी करंट न्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये सारा कुछ इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है काम बैठ के। समझ रहे हो? तो आपको खुद इंटरनेट पे रिसर्च नहीं करनी पड़ती, वेबसाइट पे जाओगे और बड़े सेक्शंस मिल जाएंगे यूपीएससी की, ये वो। तो आपकी तो पढ़ाई सारी ये करवा देगा, करंट अफेयर्स 100% ये कवर करवा देगा। आपकी मोबाइल के अंदर इंडियन एक्सप्रेस की ऐप होनी ही होनी चाहिए, द हिंदू की भी होनी चाहिए। जैसे आज, अभी कुछ घंटे पहले 4 बजे सिडनी के अंदर, मतलब इंडिया के 4 बजे सिडनी के अंदर एक अटैक हुआ है, गोलियां चला दी किसी ने बीच के ऊपर। मे बी दिस कैन बी अ टेररिस्ट अटैक, राइट?
मे बी जैसे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, लंदन में हुआ था एक अटैक, वो भी पाकिस्तानी थे, तो मे बी दिस इज पाकिस्तान। एंड डिप्लोमेटिकली हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि भाई इसको रुको। इस देश के अंदर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चल कैसे रहे हैं, और अगर चल रहे हैं, आईएमएफ इनको पैसा दे कैसे देता है? हाउ इज अमेरिका एंड चाइना फंडिंग दिस कंट्री? राइट। सो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, तो पल पल की जानकारी साथ साथ मिलेंगे तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा। अदरवाइज पहाड़ी चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचो अंत में जाएंगे, हर इंस्टीट्यूट क्या करता है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन दे देता है, ऐसे ही करते हैं ना। ये शॉर्टकट काम नहीं करते होते। ये वन डे एग्जाम नहीं है, वन लाइनर पेपर नहीं है ये। आंसर लिखने पड़ते हैं, आंसर लिखने का एग्जाम है ये। प्रीलिम्स तो सिर्फ फिल्टर है, मेंस प्लस इंटरव्यू का एग्जाम। यू विल हैव टू राइट ग्रेट आंसर्स। आपकी लैंग्वेज सुधरनी बड़ी जरूरी है, और उसको लगता है टाइम, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है डेली, बिना नागा। कुछ भी हो जाए, खाना मत खाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। दिस दैट इंपॉर्टेंट, राइट। अब इंडियन एक्सप्रेस का कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। आप देखोगे क्या होता है कि असल में ऐसी चीज फैलते फैलते बहुत टाइम लगाती है। 2-3 साल तक मेरे से लिख के ले लो, अगर द हिंदू ने कोई नया इनिशिएटिव ना लिया, अभी तक तो नहीं ले रहा, तो सब द हिंदू छोड़ देने वाले हैं, राइट। पहले तो हम भी द हिंदू पढ़ा करते थे। अब आज भी क्या हो रहा है, अगर सही बात बताई जाए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी सही बात है बच्चे की अच्छी तैयारी के लिए, लेकिन यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है ज्यादा? द हिंदू। फॉर मार्केटिंग पर्पसेस द हिंदू पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि नया बच्चा कैसे सर्च करके आएगा द हिंदू डेली क्लास? वही सर्च करके आया ना। बट दैट इज रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, बिकॉज उसको द हिंदू के साथ फिर मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, एक नहीं शायद दो पढ़नी पड़ेगी, कि कुछ रह ना जाए। इसके अलावा सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का ई पेपर जो न्यूज़पेपर आता है रोज, वो। एंड सेकंड, उसकी वेबसाइट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, बस काम खत्म हो गया। आपका कुछ छूटेगा ही नहीं, यही नहीं पूरा होगा, मेरे को पता है। यही खत्म होगा, फिर तो ये सवाल करेंगे ना कि सर क्या मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? यही नहीं खत्म होने वाला, तो वो तो भूल ही जाओ। ठीक बात है जी। सो एवरीबडी, यू ऑल शुड बी रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस ओनली। नाउ देश के अंदर 560 प्रिंसली स्टेट्स थी। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। वीपी मेनन उनके चीफ सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी क्या होता है? सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो ये भी सिविल सर्वेंट थे एंड बहुत शार्प थे, बहुत शार्प दिमाग था इनका। सो ये दोनों लगे और इन्होंने स्टेट्स को जोड़ने का काम करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोग कह रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। कुछ कह रहे थे पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इन सबको थोड़ा सा डिप्लोमेसी के जरिए, धमकी देके, आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके, कैसे भी करके धीरे धीरे हम शामिल करेंगे। और 15 अगस्त 1947 तक मेजरली सारी स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया, राइट। और स्टेट्स को वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल उनको दिया गया जो पहले अंग्रेजों के समय पर उनके हाथ में था। फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है हाईवेज एंड एवरीथिंग। ऐसी सारी चीजें जो पहले भी अंग्रेज हैंडल कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम सिर्फ वो हैंडल करेंगे, अगर अब आ जाओगे तो सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो भारत के साथ जुड़ने के लिए साइन करना पड़ता है, वो सबने साइन कर लिए और इंडिया का पार्ट बन गए बिफोर 15 अगस्त 1947। कुछ जो अड़ गए थे वो थे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ये 3 कहानियां मेन है। त्रावणकोर की भी छोटी सी कहानी है, लेकिन वो भी मान ही गया था। अब हम 565 कहानियां नहीं डिस्कस कर रहे, ना ही उसकी जरूरत है। ठीक बात है जी, इज इट क्लियर? अब प्रिंसली स्टेट्स की जो बैकग्राउंड की कहानी है वो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि अंग्रेज जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने एक एक करके राजाओं को हराना स्टार्ट किया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता था, उस राजा को रखना उनके इंटरेस्ट में काम करता था। फॉर एग्जाम्पल महाराजा रंजीत सिंह,
महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे तो अगर नॉर्थ वेस्ट से कोई अटैक होगा, चाहे रशिया हो चाहे अफगान्स हो, तो अंग्रेजों को नहीं हैंडल करना पड़ेगा, महाराजा रंजीत सिंह को करना पड़ेगा। और पंजाब विल एक्ट एज अ बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है कि आप बीच में एक स्टेट रखते हो, जैसे नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करती है। हमें सारा बॉर्डर हमें नहीं हैंडल करना पड़ता, बहुत बॉर्डर तो नेपाल को करना पड़ेगा, भूटान को करना पड़ेगा, चाहे हमसे मदद मांग ले वो अलग बात है। महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हुई उसके 10 साल के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, बिकॉज उनके बाद उनका कोई भी सक्सेसर टिक नहीं पाया गद्दी पर। आपस में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई और अंग्रेज कह रहे थे कि पहले तो महाराजा रंजीत सिंह स्टेबल इसको बना के रख रहे थे, सो पंजाब वाज अ गुड बफर स्टेट, हमें प्रोटेक्टेड रखा जाता था। ठीक बात है। अब वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज ऐसी स्टेट पे अगर अटैक हो तो 2 दिन के अंदर इसको जीत के फिर हमारे पास आ ही जाएंगे, इससे बढ़िया हम कैप्चर ही कर लें इसको। उन्होंने कर लिया कैप्चर, राइट। सो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस कि उनके लिए क्या सही चल रहा था। कई बार क्या बोला उन्होंने, नई नई पॉलिसी बनाते थे, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट बना लिया जाता था। उसमें क्या करते थे, किसी को कह रहे हैं कि तो बढ़िया राज नहीं कर रहा, मिस गवर्नेंस के आरोप में आपका राज्य आपसे लिया जाता है, राइट। या फिर आपका बच्चा कोई नहीं है, किसी राजा को अगर बच्चा नहीं हुआ तो उस जमाने में क्या करते थे कि बेटा अडॉप्ट कर लेते थे कोई फैमिली से या कहीं से, तो बेटा ही आगे शासन चलाएगा। तो कह रहे हैं जिसका जिसका बेटा अडॉप्टेड है वो अपने अडॉप्टेड बच्चे को अपना राज्य नहीं दे सकता। अब अंग्रेजों का लेना देना क्या भाई, तुमसे पूछ कौन रहा है। लेकिन अब उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, उन्होंने साइंस में तरक्की कर ली हुई है, मेहनती लोग हैं, परेड करते हैं बड़ी अच्छी, डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं। अंग्रेजों की और यूरोपियंस की छोटी छोटी टुकड़ियां बहुत बड़ी बड़ी इंडियन आर्मीज को हरा दिया करती थी। दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो सुननी पड़ती थी। रानी झांसी का यही तो केस था, जो खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, उनका बेटा अपना नहीं था, अडॉप्टेड था, पति की डेथ हो गई थी, तो वो कह रही है अब मेरा बेटा जो है वो राजा बनेगा, मैं इसकी रेजेंट बनूंगी। कि जब तक राजा छोटा होता है, माइनर होता है, तो जो उसका गार्जियन होता है उसका रीजेंट बोला जाता है, वो असल में राज करता है। वो कहते हैं नहीं आप बन ही नहीं सकते, अब अंग्रेज क्यों तय करेंगे। तो ऐसे करते करते बड़ी सारी पॉलिसीज के तहत इन्होंने एक एक करके कईयों को डायरेक्टली कैप्चर कर लिया, कईयों को इन्होंने रखा कि अगर बफर स्टेट का काम कर रहा है या फिर किसी और से लड़ते रहेंगे, आपस में मरते रहेंगे, तो हमारे को टेंशन नहीं देंगे। डिपेंड करता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से 1857 का हो गया रिवोल्ट, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, इंडियंस ने ऐसी बगावत कर दी, हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए। तो 2 मेजर कम्युनिटीज थी इंडिया की, वो दोनों खड़ी हो गई, तो ये बहुत डर गए। दोबारा ऐसा ना हो तो इन्होंने एक क्वीन की प्रोक्लेमेशन जारी हुई, क्वीन ने कुछ वादे किए, उनमें से एक वादा था कि प्रिंसली स्टेट्स को कुछ कुछ कहेंगे नहीं, हम कब्जा नहीं करेंगे। और उसका बड़ा कारण क्या था, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने अंग्रेजों का साथ दिया था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी एक बड़ा कारण था, राइट। चाहे पटियाला हो, चाहे भोपाल वाले सिंधियाज हो, जो हमारे अब मंत्री भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी फैमिली से आते हैं। मराठा फैमिलीज थी, मराठा सरदार थे जो गुजरात मध्य प्रदेश तक हर जगह तक रूल कर रहे थे। और मुगल्स के बाद अगर किसी एक पावर की इतनी शक्ति थी कि वो अंग्रेजों से पहले इंडिया में एम्पायर सेटअप कर लेते तो शायद यूरोपियंस ना आते, तो वो मराठास थे बस, और कोई नहीं था। ठीक बात है जी। सुनाओ, ये प्रिंसली स्टेट्स को वादा कर दिया गया कि आप अब हमारे प्रिंस हो। राजा भी प्रिंस कहलाएगा, क्यों, राजा कौन है असल में, वो तो अंग्रेज है। यू विल बी द प्रिंस, प्रिंसली स्टेट्स इसलिए नाम पड़ गया। आपकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आप खुद चलाओगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर हमारा राजा है। आपका अगला राजा कौन होगा, राज तिलक किसको लगेगा, वो भी आप हमसे पूछोगे, हम परमिशन दे दिया करेंगे। और दे दी जाती थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट चला रही थी, उसके खिलाफ कोई दोस्त भी तो चाहिए। दोस्त कौन थे, वो थे प्रिंसली स्टेट्स। अब आजाद हो गए हैं तो हाथ छोड़ दिया, जैसा अंग्रेज करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। बीच में उन्होंने ये कहने की कोशिश की यू कैन आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही वायलेंटली प्रोटेस्ट कर दिया लॉर्ड माउंटबेटन के आगे कि ये इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज नहीं बोलोगे तुम। 565 यहां पर प्रिंसली स्टेट्स अगर आजाद हो जाएं, इट विल लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। व्हाट इज बाल्कनाइजेशन, डू यू नो व्हाट इज बाल्कनाइजेशन? बल्कान रीजन है यूरोप का,
जहां पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। यूरोप में नेशनलिज्म ऐसा फैला कि हर व्यक्ति को अपना अपना देश चाहिए था, और क्योंकि उन्हें अपना अपना देश चाहिए था, सो व्हाट दे डिड वाज, मोनाको, चंडीगढ़ से भी छोटी एक कंट्री है दुनिया के अंदर, है ना, कंट्री है, उस शहर में घूमते रहो अपना झंडा लगा के, बिकॉज दे ऑल वांटेड देयर ओन कंट्री, क्योंकि उनको अपना अपना देश चाहिए था। अब उस रीजन की तर्ज पर यह बोला जाता है कि जब बहुत छोटे छोटे देश बनने स्टार्ट हो जाएं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, बाल्कनाइजेशन हो गई उसकी। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया, बिकॉज यहां पर अगर 600-700 देश बन जाते तो अब तो लड़ते रहते हर एक दूसरे के साथ। अभी स्टेट्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, फिर तो हम गोली बारूद लेके टैंक लेके चढ़ जाते सब लोगों के ऊपर। सो ऑप्शन क्या छोड़ा गया प्रिंसी स्टेट्स के आगे, आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तो बेसिकली आपका आपकी लैंड जिसके साथ लगेगी आप उसको ज्वाइन कर लोगे। हाँ जी। एक सर मैंने पढ़ा था स्टैंड एंड स्टिल एग्रीमेंट हाँ की हाँ। तरह ऑप्शन में भी 1 कि 2 साल के लिए कि हाँ तब तक सोच सकते हैं किसका पार्ट बनना है। बिल्कुल, लेकिन वो भी किसके साथ साइन करोगे आप? वो भी तो इन दोनों में से किसी के साथ साइन करोगे ना। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यू कैन साइन कि होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, तो क्या करेगा? इंडिया ही ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता। हैदराबाद कहां पे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। हैदराबाद क्या डिमांड कर रहा है कि मेरे को एक आजाद देश बनाओ, मुझे इंडिपेंडेंट रखो, और मुझे एक रास्ता दो ओशन तक गोवा से, राइट? तो ये पागलपन नहीं है, कुछ भी मांगे मांगे जा रहे हैं। तो असल में तो ऑप्शन दो ही थे, क्या? इंडिया और पाकिस्तान, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और फिर एक एक करके जूनागढ़ में क्या कहानी थी, मुस्लिम नवाब, पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी, वो कह रहा मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है। जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ टच भी नहीं करता था, दिखाया मैंने आपको, ये मैप पहले दिखाया था, ये देखो ये जूनागढ़ है और ये पाकिस्तान है। तो आप ज्योग्राफिकली उसके साथ भी नहीं लग रहे, तो ऐसे मुझे पाकिस्तान बनना है, तो ऐसा तो नहीं होगा। आसपास वाली सारी स्टेट्स कह रही हैं हमें इंडिया को ज्वाइन करना है, एंड ऑल्सो जूनागढ़ की पॉपुलेशन कह रही है हमें इंडिया को ज्वाइन करना है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पॉपुलेशन, आप लोगों के खिलाफ थोड़ी जाओगे, नहीं जा सकते। तो यहां पर आसपास की जो स्टेट्स इंडिया के साथ जुड़ गई थी, वहां पर आर्मी स्टेशन की गई, और ऐसा दिखाया गया कि अटैक करने को तैयार है हम। नवाब भाग गया, कुत्ते ले गया, बीवियां छोड़ गया। कैन यू इमेजिन दैट? अपने कुत्ते ले गया, उसको कुत्तों से बड़ा प्यार था। बीवी, कोई ऐसा कहा जाता है कि बीवी, कोई एक बीवी को याद आया, बहुत सारी बीवियां थी, एक बीवी को क्या याद आया कि मेरा बच्चा रह गया, कहती है एक अंदर, बच्चे भी बहुत थे। वो कहता तू जा मैं निकल रहा हूं। वो उसकी एक बीवी और बच्चा वहीं छोड़ गया और खुद वो निकल गया यहां से। ऐसा पागल सा नवाब था, राइट? सो दैट हैपेंड। उसके बाद यहां पर जो भुट्टो फैमिली, पता आपको? भुट्टोज, शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान में राष्ट्रपति भी रही हैं, एंड उनको उड़ा दिया गया था आर्मी के साथ। जिस प्रधानमंत्री का हो जाता है, या तो उसको उठा के फांसी दे देते हैं, या जेल में डाल देते हैं, या उसको बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब पिछले हफ्ते खबर आई थी इमरान खान भी मर गया, उसको दिखाना बंद कर दिया था इन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी में प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, राइट? फिर एक बहन गई है मिलने के लिए, उसको दिखाया है कि भाई जिंदा तो है। सो दिस व्हाट, तो वो यहाँ का उनका जो पूर्वज था भुट्टोज का, आज भी मतलब दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, एक नवाज शरीफ की फैमिली है और एक भुट्टो फैमिली है। भुट्टो फैमिली उधर उनका मतलब सॉर्ट ऑफ राहुल गांधी, उनका बड़ा मजाक उड़ाता है। यंग बच्चा बाहर से पढ़ के आया, बहुत अजीब अजीब तरीके से उर्दू बोलता है। वो ऑपरेशन सिंदूर में नहीं वायरल हुआ था कि रात के अंधेरे में कौन आता है, ऐसे बोल रहा था, पता आपको? सारा भाई वर्सेस सारा भाई, पता आपको? नहीं पता, आप बहुत अगली पीढ़ी के लोग हो। वही न्यूज ने आज देख लिया करो। क्या देखते हो आप लोग? बिग बॉस, बिग बॉस देख रहे हो? है? व्हाट इज द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग? आई वांट टू नो। यूट्यूब पे क्या देखते हो बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम बहुत कम है। भव्या आप ही बता दो यार, ये नहीं बोलते हैं कुछ। क्या देखते हो यूट्यूब पे? हम्म?
हाँ, यूट्यूब पर कम है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। बस इंस्टाग्राम पे सारा दिन निकल जाता है। कोई नेटफ्लिक्स, कोई सोनी लिव, कुछ ऐसा कुछ देखते हो? कहीं तो समय जा रहा है ना, कहीं तो चला जा रहा है समय। क्या, व्हाट इज द कंटेंट दैट यू गाइस कंज्यूम, ये मेरे को बताओ। यूट्यूब नहीं देखते बिल्कुल भी? तो स्ट्रेंजर थिंग्स देखेगा तो स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स पे। और आप बताओ, कहाँ जा रहा समय? The short videos, हम्म। the interview videos, हम्म। and sometime किसी और चैनल पे जाके इकोनॉमिक्स या बिग बॉस पति पत्नी याद बनेगा। अच्छा, मतलब छोड़ा ही कुछ नहीं, लेकिन जो देख रहे हो वो पढ़ो भी तो, साथ में बुक भी तो पढ़ने को बोलते होंगे। पढ़ते हो, चलो दैट इज गुड, वेरी गुड, अच्छी चीज है। आप संजोत, व्हाट कंटेंट आर यू कंज्यूमिंग? लाइक व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट? हाँ, कॉमेडी शोज, स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ। तारक मेहता हाँ। अच्छा, चलो दैट इज फाइन, तो वो भी जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो आपकी प्रिपरेशन को भी सपोर्ट करे, समझ रहे हो? आपको सारा दिन पंजाबी गाने आते जा रहे हैं, सारा कुछ फन ही आता जा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज आप बहुत अनअवेयर हो, सरप्राइजिंगली मेरे लिए तो हैरानी की बात है, आपको इतनी मेजर मेजर चीजें नहीं पता। सारे देश में वायरल मीम्स जो हैं वो तो फन होती हैं, तो फन होती है ना, वो भी नहीं पता, खबरें भी नहीं पता, इतिहास भी नहीं पता। तो इतना कुछ सिखाते सिखाते तो सदियां लग जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका कंटेंट जो है वो आपको सपोर्ट करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी चीज है। ये बात समझ गए आप? आज इतना ही करें फिर? हम्म, तो और कर लें, जल्दी जल्दी बोला करो। और कर लेते हैं, ठीक बात है, जिसने पहले बोल दिया वो जीत गया। आगे हैदराबाद। सो हैदराबाद का निजाम था, वो कह रहा है मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना, मैं सोच रहा हूं। उसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन निजाम की जो पुलिस थी, और उसने रजाकर्स बनाए हुए थे, लठियाल रखे हुए थे, बेसिकली बदमाश, उन्होंने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड वहां पर ये एट्रॉसिटीज हो रही थी, तो भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन, व्हाट, पोलो पोलो स्टार्ट किया, और उसमें पुलिस एक्शन ऐसा बोला गया, असल में आर्मी ही भेजी गई और हैदराबाद के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। इज इट क्लियर जी? जूनागढ़ इज गॉन टू इंडिया, एंड दूसरा कौन सा? हैदराबाद। तीसरा आ गया जी कश्मीर। कश्मीर में पॉपुलेशन इज मुस्लिम एंड रूलर इज हिंदू। हिंदू, और वो भी कह रहा है मेरे को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ लगते हैं, दोनों लगते हैं, प्रॉब्लम इज दैट। तो अभी ये विचार चल ही रहे थे कि व्हाट विल हैपन विद द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या था, वहां पर जम्मू के अंदर हिंदू मेजोरिटी थी, कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी, और लेह लद्दाख के अंदर कौन सी, गैस करो गैस करो, कौन सी भाई? बुद्धिस्ट मेजोरिटी थी। ठीक बात है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड यहां पे पंगा है, लेकिन मेजोरिटी क्या है ओवरऑल स्टेट में, वो है मुस्लिम। अब राजा डिसाइड करेगा अभी, और मुस्लिम्स का भी एक लीडर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मिस्टर अब्दुल्ला, जिनका पोता आज मुख्यमंत्री है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का। तो वो जो अब्दुल्ला था, उसकी एक पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये चाहती थी कि हम राजा के साथ रहें या इंडिया के साथ रहें। अभी सब सोच रहे हैं, पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल्स भेज दिए कि जी कुछ कबीले के लोग अपने आप ही चलेंगे, हमें नहीं पता थी वो पाकिस्तान की आर्मी। उसने सोचा हम भी लेते हैं पुलिस एक्शन, उसने भेज दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अगेन लोगों को मार रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, श्रीनगर के बहुत पास पहुंच गए,
और महाराजा हरी सिंह ने कहा कि इंडिया आ जाए जल्दी से मदद करने के लिए। इंडिया ने कहा कि हम किसी तीसरे देश में आजाद होने के तुरंत बाद जाएंगे तो सारी दुनिया क्या बोलेगी? सारी दुनिया कहेगी कि ये कैसा एक्सपेंशनिस्ट और एग्रेशन करने वाला देश है, ये दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करता है। तो हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कम लाइक दिस। हाँ, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, फिर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया हो जाएगा, फिर आपकी मदद करने आ सकते हैं। नहीं तो अपने आप कर सकते हो तो अपने आप कर लो। तो फिर राजा हरि सिंह को साइन करना पड़ा। राजा ने यह डिसाइड किया कि जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, अलोंग विद जो पीपल्स लीडर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था शेख अब्दुल्ला, उनके साथ। सो एवरीबडी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने उसे आसान बना दिया। इंडिया ने यूएन को ट्रस्ट करने की गलती कर ली। नया नया बना था यूनाइटेड नेशंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सोचा कि एक अच्छा पीस एस्टैब्लिश करने वाला देश होगा। एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दैट दे आर गोइंग टू स्टैंड विद व्हाट इज राइट। कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी सारी दुनिया, लेकिन नहीं हुई। वहां पे सीज फायर डिसाइड कर दिया गया, और जहां पर पाकिस्तान का कब्जा था वो है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, एंड बाकी इज इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। इंडिया ऑक्यूपाइड नहीं बोल देना, वो पाकिस्तान बोलेगा। Yes, ठीक बात है? ठीक बात है कि नहीं ठीक बात? yes, sir. अब एक बात और हुई थी कि बाद में प्लेबिसाइट होगा। अब पाकिस्तान बोलता है प्लेबिसाइट नहीं करवाया इंडिया ने कभी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था आफ्टर पाकिस्तान विल डीमिलिटराइज इट्स जोन। अपनी मिलिट्री को अपने इलाके से बाहर लेके जाओगे जब, तब प्लेबिसाइट होगा। तो ले जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमने धारा 370 हटा दी है। अब जितना जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया का अभिन्न अंग बना दिया। जस्ट लाइक अदर स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो द सेम। अब क्या हुआ है, भारत सरकार की फुल अथॉरिटी वहां पर लगी। अब पत्थर नहीं बज रहे हैं, बज रहे हैं? नहीं बज रहे हैं। अब वहां पर इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, पहले नहीं जा रही थी। इज दिस क्लियर? दैट इज द स्टोरी ऑफ कश्मीर का एक्सेशन। यूएन में चला गया, सारा कुछ हो गया। बाकी छोटी मोटी स्टेट्स जो थी उनको रीऑर्गेनाइज करेगा। अब तो अपना देश का ही सिस्टम है, तो उसको हम रीऑर्गेनाइज किया। हमने 3 पार्ट्स में डाल लिया, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए फॉर द फॉर्मर प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जिनको ब्रिटेन डायरेक्टली रूल कर रहा था। पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एंड देन टेरिटरीज दैट वर गोइंग टू बी डायरेक्टली रूल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, जैसे आज यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो पार्ट सी बना ली गई। राइट? कुछ तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वो स्टेट्स बन गई इंडिया की। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पार्ट सी जो यूनियन टेरिटरीज थी। तो अब इंडिया कहां पे पहुंच गया? इंडिया यहां पे था। 1950 में हमने पार्ट ए, बी, सी अपनी स्टेट्स को इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर लिया। इज दैट क्लियर जी? दिख रहा आपको ये मैप? अब 1956 में आराम से समय लेके कमेटी वगैरह बनेगी। फजल अली कमीशन उसको बोलते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। पॉलिटी में बड़ी डिटेल में आप इस सारी कहानी को पढ़ते हो, तो वो रिकमेंडेशन देगी कि इंडिया की स्टेट्स को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एंड दिस विल लीड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 1956 में 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इज इट क्लियर जी? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की कहानी हो गई। ये कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। रीसेंट स्टेट्स बताओ कौन कौन सी बनी है? कोई भी स्टेट्स बता दो जो अभी ताजा ताजा आपको लगता है कि नहीं बनी हुई है। नेम चेंज हुए थे सर, नेम चेंज। कौन कौन से? मद्रास। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। उत्तराखंड कब बना है? उत्तराखंड कौन सी स्टेट से बना हुआ है? हाँ, देन छत्तीसगढ़ नई स्टेट है ना, मध्य प्रदेश से अलग होके बनी थी। तेलंगाना नहीं बना, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना भूल गए। वही तो बात है, वही तो मैं कहता हूं, कहां खोए हुए हो, कहां से आए हो?
है? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, एक यूटी बन गई, लद्दाख अलग हो गया, 2 यूटीज हैं अब, ये भी तो है। यस। है ना? अभी तक स्टेट्स बन रही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2018 में। आंसर राइटिंग के लिए क्या कोई इकोनॉमी ऑफ इंडिया के ऊपर उसका अच्छा असर हुआ या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या ये इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है? नहीं, नहीं है, ये अखबार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखा? एक बार फिर से, आई कीप ऑन प्रूविंग दैट। Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states। ये इतिहास का क्वेश्चन है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन ये भी हिस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ, ये बाद में आप इधर उधर से जो स्कैटर्ड रीडिंग करते हो, ये क्वेश्चन होता है। यूपीएससी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डालेगी जो वहीं बैठ के आपको सोचने पड़ेंगे। आप सोचते हो कि कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर अलग धर्म था ना, सोशियो कल्चरल, उनका कल्चर भी अलग था। ऐसी हैदराबाद, वहां पे भी बहुत मुस्लिम्स की डोमिनेशन थी। सो इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर ट्राइबल्स रहते थे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, स्टार्टिंग में इन सब प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए। सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ वही अधिकार लेंगे जो अंग्रेजों के हाथ में थे, लेकिन बाद में वो भी ले लिए गए। वो इंदिरा गांधी की स्टोरी है। इंदिरा गांधी जब डिस्कस करेंगे तब पहुंचेंगे। The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century, 1850 से लेकर कह रहे हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। इसमें आप क्या करते हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि अंग्रेज क्या कर रहे थे। रिवोल्ट कब हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पढ़ाई जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और तब से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन तो चलती जा रही है। तो इन दोनों चीजों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया। सो वेरी स्मार्ट प्रिपरेशन यू हैव टू डू। आप रट्टा नहीं मारोगे कि ये चीज हमारे सामने आई जी, सर ने बताई, हमने पढ़ ली, क्रैम कर ली और फिर क्वेश्चन आएगा और हम लिख देंगे। नहीं, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा हमें वहीं बैठ के। और जो आपके दिमाग को मैच्योरिटी देगा, आपके आइडिया को, आपके थॉट को, आपकी थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को, वो न्यूज़पेपर देगा और न्यूज देगा, और कंटेंट जो आप अच्छा कंज्यूम करोगे वो सिखाएगा आपको। ठीक बात है जी। क्या होता है, बच्चे आते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, जब टीचर सब्जेक्ट से हटके कोई डिस्कशन करने लगता है ना, तो बच्चों का एक्सप्रेशन पता क्या होता है कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी पढ़ाई करवाना और निकल। ऐसा होता है। उन्होंने क्वेश्चन नहीं देखे होते, बस प्रॉब्लम ये होती है। और फिर जब क्वेश्चन पेपर जिस दिन मेंस का देख लेंगे, तब कहेंगे कि बुक में से तो कुछ आता ही नहीं। तब ये कहेंगे हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है। बुक में तो दिमाग लगाने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो है, उसके बाद आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। आपको पता है जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं देश के अंदर अभी रिसेंटली।